नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ एंटर में। आप जानते हैं 31 जनवरी 2021 को आपके सीटेट 2020 की परीक्षा होने जा रही है और जैसा कि हमने आपसे पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि हमारी IQ एंटर की टीम आप लोगों के लिए सीटेट को ध्यान में रखते हुए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट नोट्स रेडी कर रही है। और हमने कहा था कि जब सीटेट की परीक्षा में 10 दिन या 9 दिन बचेगा तो हम आपको वो कंटेंट आपके सामने खोलना शुरू करेंगे। और यकीन मानिए आज ये हम मैराथन सेशन लेके चलने जा रहे हैं पर्यावरण का। ये पर्यावरण का एक महासंग्राम होगा। इस महासंग्राम में हमने पूरे एनसीईआरटी जितनी भी आपकी क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक की पूरी एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना, वो हमने आपके सामने ला करके रख दिया है। एनसीईआरटी का पूरा एकदम बाप है ये। और सीटेट में अब इसके बाहर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं ये जो पर्यावरण का जो वीडियो ले रहा हूं, मैराथन सेशन लेने जा रहा हूं, ये आज पहली सेशन लेने जा रहा हूं। मैं केवल 2 सेशन लूंगा और इस 2 सेशन में दोस्तों मैं कंप्लीट ईवीएस जो एनसीईआरटी से आता है, हर वो चीज, हर वो पॉइंट मैं आपको कवर करा दूंगा। और यकीन मानिए इसको देखने के बाद ना अब आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये मैं आपको इस वीडियो के बीच में बता दूंगा आगे चल करके। तो दोस्तों आज इस ऐतिहासिक सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये बता दूं, इस वीडियो को हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। केवल सुनने मात्र से आपको बहुत सी चीजें तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास 1 से। ईवीएस जो एनसीईआरटी के, ये हम कंप्लीट समरी जो हम लेकर के चलने जा रहे हैं आप लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ना क्वेश्चन इस कंटेंट के बाहर आया है कभी और ना इस कंटेंट के बाहर अब कभी आएगा क्वेश्चन। पूरे के पूरे ईवीएस का एकदम निचोड़ है। सीटेट में एकदम ऑथेंटिक छपा हुआ क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आपको मिलेगा, ये गारंटीड है दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले कह दूं, वीडियो को आप लाइक करते हुए जरूर चलिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करते हुए चलिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों ये बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो होने वाली है, बहुत ही रामबाण वीडियो होने वाली है। आप बस देखते चलिएगा, आप इसका लेवल देखते चलिएगा। हम 0 से शुरू करेंगे, पूरा Z तक जाएंगे, A से लेकर के पूरा Z तक हम जाएंगे। हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को हम टच करते हुए चलेंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। और जिन लोगों ने पहले कभी सीटेट दिया है या पहले कभी प्रैक्टिस सेशन लगाया है तो वो इस वीडियो को देख करके एनालिसिस कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि ये वीडियो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सटीक वीडियो आप लोगों के लिए पेश की गई है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सेशन की। आज सीटेट ईवीएस मैराथन सेशन पहले वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। और दोस्तों दूसरे सेशन की शुरुआत जो होगी वो कल होगी। और यही 2 सेशन में, सिर्फ मात्र 2 सेशन में आपका हम पूरा सीटेट एनसीईआरटी का कवर करा देंगे दोस्तों, ईवीएस का पोर्शन खासकर आपके लिए। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। कहां से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? गोइंग टू स्कूल से शुरू करने जा रहे हैं, मतलब स्कूल जाने से लेकर के शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए पॉइंट लिखा है, बंबू एंड अ रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम। मतलब ये है दोस्तों कि जो आपके असम के बच्चे हैं दोस्तों, ये स्कूल जाने के लिए वहां पे बंबू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, बांस के बने हुए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं या फिर रस्सियों के बने हुए ब्रिज का इस्तेमाल किया करते हैं। कहां? स्कूल जाने के लिए। आप यहां फोटो भी आपके लिए नीचे लगाई गई ताकि आपको एकदम स्पष्ट तरीके से सारी चीजें आप लोग क्लियर होती जाए। आप यहां पे देख रहे हैं, ये बंबू का बना हुआ ब्रिज है, बांस का बना हुआ ब्रिज है, रोप के बने हुए ब्रिज है। इन दोनों ब्रिजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें लद्दाख की, कहां की दोस्तों? लद्दाख की। तो लद्दाख में दोस्तों ट्रॉली यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? ट्रॉली यूज की जाती है। कैसी ट्रॉली? वो ट्रॉली नहीं, पैडल वाली ट्रॉली की बात नहीं की जा रही दोस्तों। लद्दाख में क्या होती है कि भाई जो नदियां होती हैं वो काफी गहरी होती हैं और काफी चौड़ी हुआ करती हैं। इसलिए क्या करते हैं कि नदी के दोनों तरफ से, एक देखिए इस छोर की तरफ आप दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा हो कि एक रस्सी ऐसे जा रही है, इधर से आ रही है रस्सी, ठीक है। आप फोटो में आप ध्यान से आप देखते जाइए। तो दोस्तों नदी के क्या करते हैं, दोनों ही तरफ एक मजबूत सी लोहे की रस्सी क्या करते हैं, बांध दिया करते हैं। किससे? नदी के जो एक इस कोने से एक दूसरे कोने से, और जो दूसरे कोने होते हैं उधर चाहे कोई बड़ा सा पेड़ हो या कोई बड़ा सा पत्थर हो, उन बड़े से पेड़ से या पत्थरों से क्या करते हैं, उस रस्सी को मजबूती से बांध दिया जाता है। और फिर एक लकड़ी का बना हुआ बक्सा रहता है, लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स रहता है, इसको हम लोग ट्रॉली बोला करते हैं। और ये बॉक्स क्या होता है दोस्तों, आप इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये बॉक्स जो होता है, इसमें क्या होता है, 4 से 5 बच्चे आकर के एक बार में बैठ जाया करते हैं। और इस बॉक्स, ये जो बॉक्स होता है, इसकी रस्सी ऊपर अटैच होती है, किससे? पुली से अटैच होती है।
होती है, आप देख पा रहे हैं पुली से अटैच हुआ करती है और 4-5 बच्चे एक बार में बैठ जाते हैं और जिधर ढाल होता है उधर की तरफ बॉक्स क्या हो जाता है, चल जाता है और बच्चे क्या होता है इजीली नदी को इस पार से उस पार कर लिया करते हैं और बहुत ही कम समय में ये ऐसा कर लिया करते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों परीक्षा में कि भाई ट्रॉली का इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो ट्रॉली का इस्तेमाल दोस्तों लद्दाख में किया जाता है, वहां के बच्चे स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। पॉइंट्स को जरूर याद करते हुए चलिएगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सबको मैं बोल रहा हूं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन है। बस आप लेवल देखते अब चलते जाना, अभी तो शुरुआत हो रही है, बस आप लेवल आगे देखते हुए चलना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक सीमेंट की ब्रिज का भी इस्तेमाल किया जाता है स्कूल को जाने के लिए। कहीं कहीं दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि कुछ जगह पे कहीं पे कोई वाटर बॉडीज मिल जाती है, तालाब मिल जाता है या छोटी मोटी नदी मिल जाती है या फिर आपका नहर मिल जाता है, तो ऐसी जगहों पे दोस्तों क्या किया जाता है कि सीमेंट के बनाए हुए जो ब्रिज होते हैं, सीमेंट के बनाए हुए जो पुल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन पुलों में दोस्तों, इन पुलों का जो निर्माण हो रहा होता है, इन पुलों के निर्माण में दोस्तों सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है निर्माण के लिए और आयरन रॉड यानी कि सरियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों ये जो पुल होते हैं सीमेंट के बने हुए पुल, इन पुलों पे क्या होता है आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं यानी कि सीढ़ियां भी देखने को मिला करती है। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा भी गया है, कई 2-3 बार पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को यह डाउट होता है कि भाई सीटेट पे क्वेश्चन रिपीट होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं सीटेट पे क्वेश्चन रिपीट होता है, जबरदस्त तरीके से रिपीटेशन होता है सीटेट में, बस पूछने का लैंग्वेज जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है या ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन जबरदस्त रिपीट हुआ करता है। प्रीवियस ईयर अगर आपने लगाया होगा तो आपने खुद अनुभव किया होगा और अगर आपने नहीं लगाया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हमने करवाए हैं। तो इसके बाद बात करें वलम की, तो वलम क्या होता है दोस्तों? तो वलम दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है केरला में। किसका, कहां पे किया जाता है दोस्तों? केरला में किया जाता है। केरला के जो बच्चे होते हैं दोस्तों ये वलम का इस्तेमाल किया करते हैं अपने स्कूल को पहुंचने के लिए। जो वलम होती है ये आप देख रहे हैं, ये छोटी सी एक लकड़ी की बनी हुई बोट हुआ करती है जिससे बच्चे बैठ जाते हैं और नदियों को इजीली पार करके अपने अपने विद्यालय को जाया करते हैं दोस्तों। फिर कैमल कार्ट की अगर बात करें, कैमल कार्ट यानी कि ऊंट गाड़ी, आपने इसके पहले बैल गाड़ी बहुत सुनी होगी, लेकिन ये ऊंट गाड़ी की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों ऊंट गाड़ी जो होती है ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे देश में रेगिस्तान कहां पे है? तो हमारे देश में दोस्तों रेगिस्तान राजस्थान में है। तो मतलब जो कैमल कार्ट है दोस्तों इसका इस्तेमाल राजस्थान में किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है चारों तरफ बालू ही बालू हुआ करता है, वहां का मौसम जो होता है दिन के समय बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाया करता है। बालू में क्या होता है दोस्तों, अगर हम घोड़ा लेके जाएंगे या फिर बैल को लेके जाएंगे तो बैल के जो हूप होते हैं नीचे के जो खुर जिसको आप बोलते हो, ये जो होते हैं ये ऐसे गद्देदार नहीं होते हैं, तो ये बालू में इसलिए इनके पैर गड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बैलगाड़ी है या फिर आपकी घोड़ा की जो गाड़ी होती है, तांगे जो होते हैं वो यहां बालू में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इस वजह से लोग यहां पे क्या करते हैं ऊंट की गाड़ियां बनाया करते हैं। जो ऊंट के नीचे के पैर हुआ करते हैं दोस्तों ये गद्देदार हुआ करते हैं, तो ये इजीली क्या करते हैं आप इस बालू में धंसते नहीं है। क्यों नहीं धंसते हैं? क्योंकि दोस्तों इनके जो ऊंट का नीचे का जो खुर होता है ये बड़ा सा होता है, गद्देदार होता है। और आपने साइंस में ये पढ़ा होगा कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इनका प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, प्लस इनका गद्देदार होने के कारण ये इजीली बालू में बहुत ही आराम से चल लिया करते हैं। इसीलिए राजस्थान के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए किसका, ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कैमल कार्ट का इस्तेमाल किया करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें बुलक कार्ट की, बुलक कार्ट वही बैलगाड़ी। तो दोस्तों जो बैलगाड़ी हुआ करती है, बैलगाड़ी का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? खासकर मैदानी भागों में किया जाता है। जो ऐसे क्षेत्र जहां की जमीन क्या हो, उबड़ खाबड़ ना हो, ऊंची नीची जैसी जमीन ना हो, एक मैदानी भाग हो, एक समतल मैदान हुआ करे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं इन बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया करते हैं। जो गांव में जो बच्चे हुआ करते हैं वो स्कूलों में जाने के लिए क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते हैं। वो धीरे धीरे हरे हरे घास के मैदानों से होते हुए आराम से निकल जाया करते हैं, ठीक है ना। और ये लोग क्या करते हैं, जब भी कभी बैलगाड़ी होती है तो बैलगाड़ी के ऊपर कोई छतरी तो होती नहीं है, तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि बहुत धूप निकल आई है, बारिश होने लगी, तो बच्चे क्या करते हैं छतरी का इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, अभी जो है इनका यूज कम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो जानवरों को इससे बहुत ज्यादा क्षति होती है, जो एक तरीके से ये जानवरों पे वायलेंस का काम हुआ करता था। क्योंकि एक साथ एक बैलगाड़ी पे क्या होता था, कई सारे लोग लग जाते थे, तो बैल जो जानवर होते थे उनको आत्मा उनकी एकदम त्रस्त हो जाती
जाती थी। इस वजह से इसको अब काफ़ी हद तक कम कर दिया गया, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। लेकिन जो बैलगाड़ी है दोस्तों वो मैदानी भागों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपसे क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य में बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों बैलगाड़ी का इस्तेमाल आप क्या करिएगा, ऑप्शन को बस खेलना सीखिएगा। ऑप्शन आप ये देखिएगा कि जो ऑप्शन दिएगा उनमें से कौन सा राज्य मैदानी भागों में आता है। जो भी राज्य मैदानी भागों में आता होगा उसी राज्य में ही बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता होगा। बस सिंपल है, ऑप्शन को आप समझते हुए चलिएगा, बस खेल की तरह आप समझते हुए चलिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस लेवल आप देखते जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी धीरे धीरे, अभी तो बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है। यहां आप नीचे आप देख लो, अभी तो 13वीं स्लाइड सिर्फ ओपन की गई है। कौन सी स्लाइड ओपन की गई है? 13th नंबर की स्लाइड्स ओपन की गई है, ठीक है ना। अभी तो 72 स्लाइड्स है। अब बाइसिकल की बात करें, बाइसिकल राइड की बात करें तो दोस्तों आप सभी लोग चीज जानते होंगे कि बहुत समय पहले तक या आज भी बहुत से दूर दराज के क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे क्या होते हैं, लड़कियों को स्कूल जाने की पर इजाजत नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती? ये कहा जाता है कि भाई स्कूल जो है वो उनके यहां से बहुत दूर है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब इन दूर दराज के गांवों में भी जो लड़कियां होती हैं वो साइकिल से 7-8 के लोगों, लड़कियों के ग्रुप में 7-8 के झुंड में क्या करती हैं, आसानी से कठिन रोडों पे भी क्या करती हैं, झुंड में आराम से अपने स्कूल चली आती हैं इजीली। तो बाइसिकल राइड की जो बात करें, इनका जनरली यूज कौन करता है? लड़कियां किया करती हैं, और लड़कियां इसका इस्तेमाल झुंड में किया करती हैं, और ऐसी जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे स्कूल बहुत दूर हुआ करता है, दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल होता है। उसके बाद आती है जुगाड़ गाड़ी की बात करें तो जुगाड़ गाड़ी दोस्तों ये क्या होता है, ये कि बहुत ही स्पेशल तरीके की गाड़ी हुआ करती है। जिस सामने से अगर हम देखें इसको तो सामने से इट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल। ये कैसे दिखेगी? ऐसा लगे कोई मोटरसाइकिल है, दोपहिया वाहन उसके जैसे दिखा करता है। लेकिन पीछे से क्या करते हैं, पीछे से एक कैरियज लगा दिया जाता है, मतलब कि माल ढोने के लिए एक लकड़ी का पट्टा या लकड़ी का बक्सा ऐसे बना दिया जाता है। इसी में क्या करते हैं, बच्चे आराम से बैठ जाया करते हैं और इस जुगाड़ गाड़ी से क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाता है। और ये फुट 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 करके आवाज चला करती है। किस तरीके की आवाज करती है? फुट फुट की आवाज क्या करती है। और ये जो जुगाड़ गाड़ी होती है दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये जुगाड़ जो है दोस्तों, इट हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। ये जो जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं, इन वेस्ट मटेरियल्स का प्रयोग करके ही ये जुगाड़ गाड़ी बनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अपने देश के उत्तरी हिल्स की बात करें, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, नॉर्दर्न हिल्स की बात करें, तो ये कहना तो वहां पे जो बच्चियां होती हैं या बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के लिए स्नो के होते हुए जाते हैं, बर्फ पे चल करके जाया करते हैं। तो जब भी वो लोग बर्फ पे से जा रहे होते हैं, अपने स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो हमेशा 4 से 5 या 6 लोगों के झुंड में जाया करते हैं। और ये जो 4-5 लोगों का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, ये एक दूसरे का हमेशा हाथ पकड़ कर चलते हैं और एक दूसरे का हाथ एकदम टाइटली पकड़ करके रखते हैं। क्यों पकड़ के रखते हैं? क्योंकि भाई उनको मीलों मील दूर चलना होता है स्कूल जाने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पे जो बर्फ होती है, जो जमी होती है बर्फ, ये बर्फ कभी नरम होती है, तो जहां पे भी नरम बर्फ होगी वहां पैर रखते ही क्या हो जाती है, वो बर्फ टूट जाती है, पैर सीधे पानी में घुस जाता है, धंस जाया करता है। तो ना, या फिर जो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा बालक ही वो पानी में डूब जाता है। तो इसीलिए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चला करते हैं टाइटली, ताकि अगर कोई बाई मिस्टेक या बदकिस्मती से अगर डूबने लगे तो बाकी सारे साथी उसका हाथ पकड़ के सहायता से उसको बाहर खींच सके, उसको बर्फ में धंसने ना पाए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि बर्फ जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मतलब बर्फ बहुत ज्यादा फ्रोजन हो जाती है, बहुत ज्यादा जम जाया करती है। जब ऐसी स्थिति आती है, बर्फ बहुत ज्यादा जम जाती है, कठोर हो जाती है, तो वो बर्फ कैसी हो जाती है, फिसलन भरी हो जाती है। और वहां पे क्या होता है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है चलना। आप थोड़े से कदम पे चलते ही आप क्या हो जाओगे, आप फिसल जाओगे। तो इसलिए भी ये लोग क्या करते हैं, जब भी बर्फ पे चलते हैं तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चला करते हैं। और ये कहां की कहानी है दोस्तों? तो ये आपके नॉर्दर्न हिल्स की कहानी है, उत्तरी पर्वतीय भागों की कहानियां हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रॉकीज पाथ की, यानी कि चट्टानी रास्तों की बात करें, तो दोस्तों चट्टानी रास्ते हमको ज्यादातर कहां दिखते हैं? अपने देश के उत्तराखंड राज्य में देखने को मिला करते हैं। क्योंकि यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे पहाड़ है, और जो पहाड़ है दोस्तों वो किसके बने हुए हैं? चट्टानों से बने हुए हैं। तो इसीलिए इन पहाड़ों को काट करके इनका रास्ता बनाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रास्तों पे जो चट्टाने बहुत ज्यादा हुआ करती है, और यहाँ के जो रास्ते होते हैं बहुत ही ज्यादा अनइवन होते हैं, उबड़ खाबड़ हुआ करते हैं। इसलिए वो बच्चे
ऐसे बच्चे जो मैदानी भागों में रहते हैं, कहाँ, जो मैदानी भागों में रहते हैं, अगर वो उत्तराखंड ऐसी जगह पे जाते हैं, जो उत्तराखंड ऐसी चट्टानों पे वो चढ़ा करते हैं, तो उनको चढ़ने उतरने में क्या होता है, कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती। लेकिन वहीं अगर उत्तराखंड के ही जो बच्चे होते हैं या जो पर्वतीय क्षेत्रों के ही जो बालक होते हैं, वो इस चीज़ के हैबिचुअल होते हैं, वो बहुत ही ईजिली स्पीड में ऊपर नीचे कर लिया करते हैं। लेकिन क्या हो गया, मैदानी भाग के अगर लोग जाएंगे तो उनको मुश्किल होगी। तो ये रॉकीज पाथ आपको कहाँ देखने को मिलता है, रॉकीज पाथ दोस्तों आपको उत्तराखंड में देखने को मिला करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक तरीके का पेडागोजी का क्वेश्चन है जो मुझे मिल गया था आपके एनसीईआरटी के बुक में, तो मैंने उसकी ये फोटो खींच करके यहाँ पे उतार दी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ जाएं। यहाँ पे एक बनाया गया है, एक तरीके का चार्ट बनाया गया है, या फिर एक तरीके का लोगो है जो आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि बालक को कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी है। एक बालक ने क्या किया, अपने कलम से लिखा, बच्चे से बोला गया कि भाई आपको पनिशमेंट मिलती है, कितनी मिलती है। तो बालक ने लिखा कि अगर मैं टेस्ट में फेल होता हूं तो मुझको कितनी 30 डंडे मार पड़ती है। 30, वो रूलर जो होती है ना, पटरी आती है लकड़ी की पटरी से, बचपन में आप सबने बहुत मार खाया होगा, मैंने भी बहुत खाया है ना। तो क्या होता था कि अगर टेस्ट में कोई बच्चा फेल होता है उसको 30 डंडे मिलते थे। और अगर क्या होता था, कोई टेस्ट में फेल हो रहा है या टेस्ट में गंदे नंबर लाया तो उसको 15 डंडे पड़ते थे। और अगर कोई काम करके नहीं आया तो उसको 8 डंडे मिला करते थे। और या फिर कोई ऐसा बाला जिसके नाखून नहीं कटे, दांत नहीं साफ है या ड्रेस नहीं अच्छे हैं, तो उसको क्या करते थे, 30 बार उठक बैठक कराया करते थे। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें। और कभी कभी क्लास में अगर आप बच्चा शोर शराबा कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो, तो टीचर क्या करता था, उसको क्लास के बाहर निकाल दिया करता था और उसको बोलता था कि भाई बाहर निकल जाओ और 2 घंटे के लिए एक पैर पे जाके खड़े हो जाओ। ठीक है ना। या फिर इसको ये सजा मिल जाती थी कि भाई लंच के बाद तुम क्लास में नहीं आओगे, है ना, अपने बेंच पे अपने हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे 1 घंटे तक पूरा। तो इस तरीके से पनिशमेंट दे दी जाती थी। तो ये क्या होता था, ये बालक ने ऐसे अपने पेन से लिखा एक प्रैक्टिकल के थ्रू, और वहां पे क्या किया गया, वहां पे ये मार्क लगाया गया और इस मार्क में बताया गया कि बालक को कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके सीटेट में, ईवीएस में या किसी भी सेक्शन में आपसे पेडागोजी पूछ ले जाए जहां पे बच्चों के दंड देने की बात कही जा रही हो, समझ जाना वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, क्योंकि बालक को कभी भी दंड नहीं देना है। अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप एक अध्यापक के तरीके से सीखिए ना, आप एक अध्यापक के तरीके से सोचिए आपका पर्पस क्या है। देखिए ये भी एनसीईआरटी की बुक में ही लिखा हुआ था, पर्पस भी मैंने वहीं से उठाया है आप लोगों के लिए। इसमें लिखा हुआ है द पर्पस बिहाइंड गिविंग द कॉलम इज टोटली डिस्करेज द पनिशमेंट इन स्कूल। तो कहता है ये जो कॉलम दिया गया है या फिर ये लोगो दिया गया है ना, ये लोगो क्या करता है, ये पूरी तरीके से जो स्कूल में सजा दी जाती है, बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है, उसके खिलाफ है, उसको डिस्करेज करता है। कि वो कहता है कि भाई बालक को कभी भी पनिशमेंट नहीं देना है। डिस्कस दिस इशू सेंसिटिवली इन द क्लास। और अगर ऐसा कुछ शैतानी हो रही है ना, बालक फिर इसके मतलब सजा नहीं दे रहे हो या बालक शैतानी कर रहा है, तो ये बहुत ही सीरियस इशू माना जाता है क्लास में दोस्तों, है ना। तो इसको एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बहुत ही गंभीरता लेना चाहिए, गंभीरता के साथ लेकर काम करना चाहिए। और एक शिक्षक का ये परम कर्तव्य है दोस्तों, कर्तव्य ये है कि इनकरेज द स्टूडेंट फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। वो अपने छात्रों को, अपने बालकों को, है ना, खुद इनकरेज करे, मतलब वो बच्चों को ऐसा करे कि बालक सेल्फ डिसिप्लिन हो। ठीक है ना, सेल्फ खुद से अपने आप पर डिसिप्लिन रखे, ठीक है ना, खुद से अपने ऊपर काबू रखे, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए इनकरेज कर सके खुद से। ऐसे मतलब ऐसी शिक्षा क्या करनी है, कुछ इस तरीके से एक शिक्षक को अपने बालकों को प्रेरित करना होता है, अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करना होता है। ये पेडागोजी के सेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं कि कुछ सिलेक्टेड ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स जो है यहां पे मैं रखा हूं आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा कि द बंबू एंड द रोप ब्रिज इज यूज्ड इन। बंबू और ये बांस के जो पुल बनाए जाते हैं, ये जो रस्सियों के जो पुल बनाए जाते हैं, इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो इनका इस्तेमाल दोस्तों आसाम में किया जाता है। ट्रॉली का कहां इस्तेमाल किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है। सीमेंट ब्रिज का कहां किया जाता है, तो सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल दोस्तों ऐसे नॉर्मल क्षेत्रों में किए जाते हैं, कोई नॉर्मल क्षेत्र है वहां पे करना होता है, या फिर कोई वाटर बॉडीज है तो वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए इसका इस्तेमाल सीमेंट ब्रिज का किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा वलम का इस्तेमाल कहां किया जाता है, वलम का इस्तेमाल दोस्तों केरला में किया जाता है। वलम एक प्रकार की लकड़ी की छोटी सी बोट हुआ करती है। और कैमल कार्ट यानी कि ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल राजस्थान में किया जाता है। और इन सभी साधनों का इस्तेमाल दोस्तों बालक स्कूल जाने के लिए किया करता है। इसलिए ये जो 5 पॉइंट है एकदम नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हैं।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे फिर से वही सारी चीजें फिर से रिपीट कर लेते हैं कि भाई बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो मैंने अभी अब बताया था आपको कि भाई बैलगाड़ी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग के जितने भी गांव हैं दूर दराज के, है ना, उन गांवों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होता है। तो ऐसे जो मैदानी भागों में जो गांव होते हैं वहां पे बालकों को स्कूल भेजने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने यह भी जाना कि भाई जो पाथ है रॉकीज एंड अनइवन, मतलब कि वो ऐसी जगह, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे जो रास्ते हैं वो चट्टानों से भरे हुए हैं और उबड़ खाबड़ है, अनइवन है। तो ठीक है ना, तो ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते जो होते हैं, ये चट्टानों से भरे जो रास्ते होते हैं वो दोस्तों हमको जनरली कहां दिखते हैं? पहाड़ों पे दिखते हैं। और कहां पे जनरली आपको देखने को मिलेगा? तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिला करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि भाई अ बर्ड हैज इट्स आई ऑन इट्स हेड एंड द होल आर कवर्ड विथ फीदर, दे हेल्प हिम टू हियर। कहता है एक चिड़िया होती है, चिड़िया की जो आंख है वो आंख कहां होती है? उस चिड़िया के सिर पे हुआ करती है। कहां होती है? सिर पे हुआ करती है। और उस चिड़िया के आंख के बगल में ही एक छोटा सा छेद हुआ करता है। ठीक है ना। और उस छेद का काम क्या करती है? चिड़िया आवाज को सुनने के लिए किया करती है, आवाज को पहचानने के लिए वो किया करती है। लेकिन इसके जो छेद, कान के जो छेद हुआ करते हैं दोस्तों, ये पंखों से क्या होते हैं? ढके हुए रहते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वो छेद जो होता है छोटा सा, वो किस लिए काम करता है? वो सुनने में काम किया करता है। ध्यान रखिएगा, चिड़ियों की आंख उनके सर पे होती है और उनके सर पे ही क्या होती है? कान का छेद भी होता है और वो पंखों से ढका हुआ रहता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। उसके अलावा दोस्तों छिपकली की अगर बात करें तो छिपकली भी कुछ इसी प्रकार की हुआ करती है। छिपकली के भी जो कान होते हैं वो छिपकली कान भी उसके सिर पे ही हुआ करते हैं। और दोस्तों जो क्रोकोडाइल होता है आपका, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ में भी कुछ यही क्वालिटीज है कि उसके जो कान होते हैं, है ना, वो उसके कान भी कहां होते हैं? सिर पे ही उसके हुआ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चिड़ियों की आंख और कान उनके सिर पे होती है, छिपकली की कान भी क्या होते हैं? उनके सिर पे होते हैं। मगरमच्छ के कान भी कहां होते हैं? उनके सिर पे हुआ करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाया करते हैं। जैसे कि ये देखो क्रोकोडाइल, देखो तो क्रोकोडाइल के सिर के आंख के बगल में देखो ये छोटा सा छेद आपको दिख रहा है। तो ये जो छोटा सा छेद है दोस्तों, यही छोटा सा छेद क्या है? आपके क्रोकोडाइल का कान हुआ करता है। उसके अलावा ये देखो आप देख पा रहे हो अपने सामने, तो ये तो देखिए आंख है, इसको आंख मत समझिएगा, ये आंख ये रही, आंख के बगल में उसके सिर पे ही देखिए छोटा सा जो छेद आपको दिख रहा है, ये छोटा सा छेद क्या है दोस्तों? ये कान का छेद है, ताकि ये आवाजों को सुन सके, आवाजों को पहचान सके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग कि फेरी की बात करें। तो फेरी क्या होता है दोस्तों? तो फेरी जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की बोट हुआ करती है जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? केरला में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? केरला में किया जाता है, केरल में किया जाता है फेरी का इस्तेमाल। ठीक है ना। बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी कि फेरी क्या है। तो फेरी एक प्रकार की बोट हुआ करती है और कहाँ यूज की जाती है? तो केरला में किया जाता है। अब देखो कुछ एनसीईआरटी की ईवीएस के कुछ मैंने सिलेक्टेड नोट्स फिर से मैंने डिजाइन किए हैं, जहां पे मैंने क्या किया? ट्रेन की टिकट के बारे में मैंने बात की है। तो ट्रेन की जो टिकट होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है? अगर टिकट को हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या होता है? उस ट्रेन टिकट में सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। और डिटेल्स में ट्रेन का नंबर होता है, ठीक है ना, कब आपको जर्नी करनी है, कब यात्रा करनी है वो दिया होता है, आपका रिजर्वेशन किस बर्थ में है, किस कोच में है वो दिया होता है, आपका फेयर दिया होता है। फेयर का मतलब कि आपका टिकट का कॉस्ट कितना पड़ा है वो दिया होता है, प्लस कितनी दूरी आपको ट्रैवल करनी है, कौन से स्टेशन से चलना है, कौन से स्टेशन से जाना है, वो सारी चीजें दी हुई रहती है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे सामने, मैं इसको थोड़ा सा रुकिए प्रॉपर तरीके से मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप लोग और भी बेहतर तरीके से इसको जान पाए, समझ पाए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहां पे ट्रेन जो होता है, ये पहले नंबर पे क्या होता है? पीएनआर नंबर दिया होता है। ठीक है ना, जहां से आप ऑनलाइन कोई भी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहां पे गाड़ी नंबर दिया हुआ रहता है, डेट दी हुई रहती है, डेट ऑफ जर्नी यहां पे दिया होता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक है ना, उसके बाद कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं वो दिया होता है डिटेल्स। और यहाँ पे दिया होता है कौन से लेकर के कौन से स्टेशन तक जाना है आपको। यहाँ पे आपका देखिए बर्थ का नंबर दिया होता है। तो मतलब जो एक टिकट होता है ट्रेन का, उसमें क्या होती है? उसमें सारी ही डिटेल्स क्या होती है? गिवन होती है, सारी डिटेल्स में मेंशन रहा करती है। अब बात करते हैं कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में। दोस्तों ये लास्ट ईयर का जिन्होंने लगाया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या पिछले साल जिसने भी दिया होगा सीटेट का पेपर, तो उनको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में। और बहुत से लोग
लोग शॉक्ड हो गए थे, भाई ये कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में पूछ कहां से लिया है। तो मैं बता दूं दोस्तों, कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में आपके साफ साफ एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। देखिए मैंने ये एनसीईआरटी की बुक का ही स्क्रीनशॉट मैंने यहां पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में दोस्तों जानना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में दिया है, और सीटेट जानते हैं भाई, अगर आपको सीटेट पास करना है तो फिर एनसीईआरटी आप लोगों के लिए भगवान है। एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी हुई है पढ़ डालो, चाहे वो कुछ भी हो, बस आप उसको पढ़ डालो कि क्वेश्चन उसी में से ही आपका बनेगा। तो कन्नम मल्लेश्वरी की बात करें तो दोस्तों कन्नम मल्लेश्वरी जो है ये एक महिला वेट लिफ्टर है, ठीक है ना। एक महिला वेट लिफ्टर है जो कहां की रहने वाली है, जो रहने वाली है दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और इनके पिताजी क्या थे, इनके पिताजी पुलिस में क्या है, कांस्टेबल है। और इन्होंने दोस्तों जो कन्नम मल्लेश्वरी थी ये लगभग दोस्तों 12 साल की उम्र से ही, कब से 12 साल की उम्र से ही इन्होंने वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया था। और आज दोस्तों ये 139 माफ कीजिएगा 130 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग किया करती हैं। 130 किलोग्राम भार में क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग किया करती हैं। और इन्होंने दोस्तों लगभग अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स जितने भी हुए हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स हुए हैं, उन सभी इवेंट्स में लगभग 29 मेडल्स को इन्होंने जीता है, 29 मेडल्स जीता है। और दोस्तों ये जो कन्नम मल्लेश्वरी है ये कुल 4 बहनें हैं, और 4 के चारों बहनें ही क्या है, वेट लिफ्टर है। चारों ही बहनें क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस किया करती है। तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कन्नम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। कितने किलोग्राम में है, तो दोस्तों 130 किलोग्राम में है। इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आता है अगले, हम लोग फूलों पे आते हैं। तो फूलों पे हमें दिया गया है कि दोस्तों फ्लावर्स, कुछ फूल होते हैं, जैसे आप ले लो मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल ले लो, जिनिया का फूल ले लो। तो मैरीगोल्ड का फूल हो गया, जिनिया का फूल हो गया, ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो तमाम फूल, इन सभी फूलों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कपड़ों में डाई करने के लिए। मतलब कि जो कपड़ों में आपको रंग चढ़ाया जाता है ना, वो रंग को चढ़ाने के लिए इन फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन फूलों के कलर से ही आपके कपड़े में डाई की जाती है। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक मैंने मैप दिखाया है, ये दोस्तों आपके कहां दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि स्टेट ऑन मैप ऑफ केरला एंड महाराष्ट्र, केरला और महाराष्ट्र के राज्यों का यहां पे मैप दिया गया है। और एनसीईआरटी की बुक में था, इसीलिए दोस्तों लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था कि भाई तमिलनाडु के चारों तरफ क्या क्या है बताओ। तो बताया गया था भाई तमिलनाडु के ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो तमिलनाडु के दोस्तों वेस्ट में केरला राज्य है, ईस्ट में दोस्तों कौन सा राज्य है, तो ईस्ट में आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। और नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में कर्नाटका है। और दोस्तों साउथ में आपके कौन से देश है, तो साउथ में आपके कोई देश नहीं है, लेकिन वहीं अगर ईस्ट में जाए तो ईस्ट में आपके क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ियां हैं। तो दोस्तों ये जो मैप है ना, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये साउथ इंडिया, केवल इतना सा मैप आपको याद रखना है, और इसमें याद ये रखना है कि कौन कौन सा राज्य है और कौन से राज्य के बगल में कौन सा राज्य आएगा या कौन सा राज्य पड़ेगा, इसके बारे में ध्यान जरूर रखना है, ठीक है ना। ये पूछा भी गया है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछा जाएगा, और इस बार वाले में भी सीटन पूछा जाएगा। फिर बढ़ते हमारे आगे की तरफ कि भाई जब द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है ना। जो उत्तराखंड की जो हिल्स है, उत्तराखंड की जो चोटियां हैं, वहां पे क्या है, वहां पे फूलों की घाटियां में देखने को मिलती है, फ्लावर वैली हमें देखने को मिला करती है। ये जो खासकर ये बसंत के या फिर फरवरी के महीनों में ये फ्लावर घाटी, फ्लावर वैली में पूरा फूल ही फूल निकल आते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगा करता है, ठीक है ना। तो ये उत्तराखंड की जो फ्लावर वैली है वहां पे ये पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की, तो दोस्तों कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। कहां का, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, जो कि फेमस है अपने किस लिए, इत्र को बनाने के लिए। किसके बारे में, इत्र को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इत्र यानी कि आप परफ्यूम बोल सकते हो या फिर आप डियो बोल सकते हो, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, है ना। तो कन्नौज किस लिए पॉपुलर है दोस्तों, कन्नौज पॉपुलर है अपने इत्र के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अब आप ये डिजाइन जो आप देख पा रहे हो यहां सामने अपने स्क्रीन पे, ठीक है ना, ये डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें जरूर बनते हैं, हर साल बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये दरअसल एक पेंटिंग है, और इस पेंटिंग की जो डिजाइन है, ठीक है ना, इस पिक्चर जो डिजाइन दिख रही है आपको, इस डिजाइन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मधुबनी डिजाइन बोला करते हैं। कौन सी डिजाइन बोलते हैं, मधुबनी डिजाइन बोला करते हैं। और दोस्तों ये जो है ना, ये जो मधुबनी है, ये बिहार का एक छोटा सा जिला है मधुबनी, ठीक है ना।
उसी के नाम पर यह रखा गया है। बिहार का एक जिला है मधुबनी, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम रखा गया है मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी पिक्चर। और दोस्तों ये मधुबनी जो पेंटिंग है ये बहुत ही पुरानी फॉर्म है, एक फोक आर्ट की एक बहुत ही पुरानी फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन हम आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है भाई कि आप पढ़ रहे हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में, आप देख रहे हैं, आपने ये भी जान लिया कि भाई ये पुरानी चित्रकला की एक बहुत ही फोक आर्ट की बहुत ही पुराने पद्धति है, ठीक है ना। तो इन पद्धति के बारे में तो लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हम इसको ये क्यों पढ़ रहे हैं, किसको हम लोग मधुबनी क्यों बोलते हैं, पहला सवाल तो यही है। तो मधुबनी हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिहार का छोटा सा ये जिला है मधुबनी, वहां की ये पेंटिंग है, ये तो आप जान ही गए हैं। इसकी खास बात क्या है, ये पॉपुलर किस लिए है, तो ये जो पेंटिंग है दोस्तों, दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। ये क्या करते हैं, जो चावल है, चावल को पीस लिया करते हैं, उसका पाउडर बना लिया करते हैं, उस पाउडर का क्या करते हैं फिर पेस्ट बनाया करते हैं। तो उस जो पाउडर राइस का जो पेस्ट हुआ करता है, ठीक है ना, उस पेस्ट से बनाया जाता है। उस पेस्ट में क्या करते हैं, तमाम तरीके के रंगों को मिक्स कर दिया जाता है और फिर उन रंगों को मिक्स करके उससे क्या की जाती है, इनके पेस्ट से है ना वो बनाया जाता है, आपकी पेंटिंग बनाई जाती है। ये इसकी खास बात है, ठीक है ना। अब टू मेक दिस इंडिगो, है ना, इसको मतलब कि इंडिगो बनाने के लिए इसको अगर नीला रंग से आपको करना है, मतलब कि आप जो पेंटिंग में आप नीला रंग देख रहे हो, अगर नीला रंग देना है तो नीला रंग देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडिगो का, यानी कि नील का इस्तेमाल करते हैं। अगर पीला रंग देना है तो पीला रंग देने के लिए क्या किसका इस्तेमाल करते थे, हल्दी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या करते हैं, और भी बहुत सारे फूलों के क्या करते थे, रंगों का इस्तेमाल किया करते थे, पेड़ पौधों के इस्तेमाल किया करते थे इसको रंगाई करने के लिए। मतलब कि ओवरऑल जिसमें पेंटिंग की जाती थी वो पेंटिंग पूरा क्या था, एक नेचुरल तरीके से पेंटिंग की जाती थी। फिर से ध्यान रखिएगा, इसको नीला रंग रंगने के लिए इंडिगो यानी कि नील का इस्तेमाल किया जाता था, पीले रंगों के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता था, और बाकी जैसे लाल हो गया, गुलाबी हो गया, और तमाम तरीके के रंगों के लिए क्या किया जाता था, फूलों का इस्तेमाल किया जाता था और पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो पेंटिंग है दोस्तों, दिस पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, फिश एंड मेनी अदर एनिमल। इस पेंटिंग में दोस्तों हमको मनुष्य देखने को मिलता है, जानवर देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे, फूल है, चिड़ियां हैं, मछलियां हैं, और बहुत तरीके के जानवर हमें इन पेंटिंग्स में देखने को मिला करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछा गया है, बस आपको सिर्फ इतनी सी चीजें उसमें याद रखनी है कि बेलवानिका, क्या बेलवानिका, ये एक तरीके का गांव है दोस्तों, और ये गांव कहां का है दोस्तों, कर्नाटका में है। तो दोस्तों बेलवानिका कहां है, कर्नाटका का एक छोटा सा गांव है, बस इसको आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है गिज्जू भाई की बात करिएगा हम लोग, ठीक है ना। तो गिज्जू भाई बढ़ेका जो थे वो कहां रहते थे, वो गुजरात में रहते थे, ठीक है ना। गिज्जू भाई जो बढ़ेका थे गुजरात में रहते थे, और इन्होंने क्या किया है, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां लिखी है। किसके बारे में, बच्चों के बारे में बहुत सारी कहानियां लिखी है। अब आते हैं थोड़ा सा चिड़ियों पे। तो दोस्तों चिड़ियों की बात करें तो एक ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो, ये तस्वीर किसकी है, इंडियन रॉबिन की है। इसका देखिए जो निचला पोर्शन है, ये निचला पोर्शन ये दिखने में कैसा होता है, ब्लू कलर का हुआ करता है, और इसकी पूंछ भी कैसी होती है, ब्लू कलर की हुआ करती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन रॉबिन बोला करते हैं। और ये इंडियन रॉबिन जो पक्षी होता है, ये क्या करता है, सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच में, कहां पे, सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच में क्या करता है, अंडे दिया करता है अपने, ठीक है ना। अब अंडे देने की बात की है तो दोस्तों इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पक्षी है जिसको हम लोग बोलते हैं कोयल, जिसकी आवाज हमको क्या होती है, बहुत ही मधुर लगा करती है। इंग्लिश में हम लोग इसको कुक्कू बोला करते हैं। तो जो कोयल होती है दोस्तों, ये अपने अंडे को कहां देती है, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे को दिया करती है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, अपने अंडे को दे देती है। और जो कौवा होता है, ठीक है ना, बर्ड यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। और जो चिड़िया होती हैं ये क्या करती हैं, अपने घोंसले का इस्तेमाल किया करती हैं, ठीक है ना। किस लिए, ताकि वो अपने अंडे को सेज सकें, क्या कर सके, अपने अंडे को जो है प्रॉपर तरीके से सेज सकें। क्योंकि अंडे को सेजने के लिए जब अंडे से जो छोटे बच्चे निकलते हैं दोस्तों, तो ऐसे नहीं निकलते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, इसको एक सेजने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है। उस प्रॉपर टेम्परेचर के साथ ही इसके अंदर से क्या होते हैं, न्यू बेबी निकला करते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही क्या हो जाते हैं, एग हैच हो जाते हैं, यानी कि उस अंडे से बच्चे निकल आया करते हैं। तो जो चिक्स होते हैं, वो चिक्स क्या होते हैं, जैसे ही अंडे से बच्चे बाहर निकले और वो बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो अपने घोंसले को छोड़ दिया करते हैं, और घोंसले को छोड़ करके एक दूसरा घोंसला बनाया करते हैं। तो समझ में आई बात ना, कि भाई कोयल क्या करता है, अपने अंडों को चिड़िया के घोंसले में डाल देता है, और जो चिड़िया होती हैं क्या करती है, अपने घोंसले में अंडे को सेया करती हैं। और जैसे ही उस अंडे से क्या होती है, बच्चे निकलते हैं, और वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अंडे से निकलने वाले, वो जैसे ही बड़े होते हैं वो अपने घोंसले को छोड़ दिया करते हैं, छोड़ करके अपना एक नया घोंसला बना लिया करते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद आता है हमारा नल्ला माडा। क्या? नल्ला माडा। तो नल्ला माडा दोस्तों कहाँ पे है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। बस इतनी चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। और होलगुंडी पूछा जाता है, तो होलगुंडी कहाँ पे दोस्तों? तो होलगुंडी दोस्तों आपके कर्नाटका में है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीम संघ इन हिलगुंडी। और हिलगुंडी में क्या होती है? बच्चों की एक पंचायत लगा करती है, और उस बच्चे के पंचायत, बच्चों को जो पंचायत लगती है उसको हम क्या बोला करते हैं? भीम संघ बोला करते हैं। उस भीम संघ में बच्चे की पंचायत लगती है। और भील संघ कहाँ है आपका? उसी में ही है, हिलगुंडी में ही है। कहाँ पे है दोस्तों? हिलगुंडी में है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हिलगुंडी और होलगुंडी पूछेगा तो होलगुंडी कर्नाटका में है, और नल्ला माडा पूछेगा तो आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग कुछ पेड़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कुछ और चीज़ें रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग जानेंगे बनियान ट्री के बारे में, बरगद के पेड़ के बारे में जानेंगे। तो बरगद का पेड़ जब आप कभी ध्यान से देखोगे तो बरगद का पेड़ है, ऐसे मान लो ये क्या है? बरगद का पेड़ है। तो बरगद का पेड़ से आप देखोगे नीचे नीचे छोटी छोटी क्या होती है? खूब सारी छाले लटक रही होती हैं। क्या लटक रही होती हैं? छाले लटक रही होती है। तो ये जो छाले लटक रही होती है दोस्तों, इनको हम लोग देखते हैं तो इन हमें छाले लगती है, लेकिन दरअसल ये छाले नहीं होती हैं, जड़ हुआ करती है, ठीक है ना। ये जड़ हुआ करती है जो क्या करती है? बरगद की शाखाओं को सपोर्ट देने का काम करती है। क्या करती है? बरगद की शाखाओं को सपोर्ट देने का काम किया करती है। उसके बाद दोस्तों पिछले बार भी पूछा गया है, और इसके पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है, आगे पूछा जाएगा। डेजर्ट ओक के बारे में पूछा जाता है, रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों पूछा गया था कि राजस्थानी जो ओक, सॉरी रेगिस्तानी जो ओक है, जो डेजर्टियन ओक है, वो पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो डेजर्टियन ओक है वो जनरली आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ओक के पेड़ हुआ करते हैं दोस्तों, इनकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन के इतने गहराई तक जाती है, इतने गहराई तक जाती है जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाया करती है। और फिर क्या करती है? वहां से पानी लिया करती है, और पानी क्या करती है? पानी को जो होता है उसको अपने पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो टंक है, उसमें स्टोर कर लिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल की बात करें तो बिहू फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहू फेस्टिवल आपके असम में मनाया जाता है, ठीक है ना। और कब मनाया जाता है दोस्तों बिहू फेस्टिवल? तो बिहू फेस्टिवल बनाए जाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो होता है न्यू राइस क्रॉप। नई चावल की फसल हुआ करती है, नई चावल की फसल जब होने वाली होती है तो क्या करते हैं लोग? बिहू फेस्टिवल को मनाया करते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक बिहू फेस्टिवल के अलावा एक माघ बिहू भी मनाया जाता है, ठीक है ना। तो माघ बिहू जो मनाते हैं दोस्तों, ये 14 या 15 जनवरी को मनाया करते हैं, या फिर क्या करते हैं? पहले या दूसरे माघ के महीने मनाते हैं, या फिर क्या करते हैं? जो असमीज कैलेंडर है, जो असमी लोगों का जो कैलेंडर है उनके हिसाब से, उनके कैलेंडर हिसाब से जब 10वां महीना चल रहा होता है तब क्या करते हैं ये लोग? माघ बिहू को मनाया करते हैं। किसको मनाते हैं? माघ बिहू को मनाया करते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहां पे भी फिर से आ गया हूं कुछ सिलेक्टेड ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स को लेकर के। तो सिलेक्टेड ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स क्या है? तो दे मेक क्या है? बेला घर। दे मेक बेला घर फ्रॉम बंबू। वो बंबू से क्या बनाते हैं? बेला घर बनाया करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मुक्तापुर गांव है एक, ठीक है ना। तो मुक्तापुर गांव इज इन द, है ना, पोचमपल्ली, ठीक है ना, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो दोस्तों एक पूछा जाता है दोस्तों, केवल आपको इतना याद रखना है कि मुक्तमपुर गांव जो है, मुक्तमपुर गांव जो है ये क्या है? पोचमपल्ली जिले में है। और पोचमपल्ली जिला कहाँ है दोस्तों? तो आपके आंध्र प्रदेश में है। अब इसको हम लोग पढ़ किस लिए रहे हैं? तो दोस्तों इसको पढ़ने पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे के लोगों का जो मेन ट्रेडिशन है, जो मुख्य व्यापार है, वो व्यापार क्या है? तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यापार है कारपेट वीविंग, यानी कि जो कालीन कोई बुनाई करना यहाँ के लोगों की मुख्य ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है। खिलौने बनाना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। परफ्यूम बनाना, इत्र बनाना यहाँ के लोगों का बहुत प्रमुख व्यवसाय है। और वो लोग इत्र को क्या करते हैं? प्रोडक्शन भी किया करते हैं। इसीलिए दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वर दे आर मेड लाइक। इसी वजह से क्या हुआ कि ये सारी चीजें क्या हो गई? फेमस हो गई, और उस नाम से फेमस हुई जहां से ये क्या करती है? बिलोंग करती है। जहां से ये बिलोंग करती है उस जगह के नाम से फेमस हो गई। जैसे क्या होती है? कुल्लू की जो शॉल है बहुत फेमस, इसलिए नाम रख दिया गया कुल्लू शॉल, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग्स रख दिया गया, ठीक है ना। असम सिल्क रख दिया गया है, काश्मीरी एम्ब्रॉयडरी रख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जो नाम रखे गए हैं, ठीक है ना, ये सारे नाम किसकी वजह से रखे गए हैं? ये नाम रखे गए हैं जिस जगह से ये सारी चीजें बिलोंग करती है उनके नाम के ही आधार पर रख दिया गया है। अब बात करें अबू धाबी की, बात करें तो दोस्तों अबू धाबी कहाँ है? तो अबू धाबी दोस्तों आपका यूएई में है। और यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएई फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुआ करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
कहता है कि द करेंसी ऑफ अबू धाबी इज दिरहम। जो करेंसी है आपकी अबू धाबी की वो क्या है, दिरहम है। ध्यान रखिएगा, याद रखिए, करेंसी पूछा जाता है कि भाई दिरहम कहाँ की करेंसी है, तो दिरहम जो है दोस्तों वो अबू धाबी की करेंसी है। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 1 रुपए का 1 दिरहम का नोट है जो आपको दिख रहा है। इसके अलावा द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट इज डेट पाम। अब पहला तो आप जानो जो यूएई है दोस्तों, यूएई क्या है, पूरा एकदम मरुस्थल ही मरुस्थल है वहां पे। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हुआ करते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र पे इकलौता पेड़ जो हुआ करता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है डेट पाल्म, यानी कि ताड़ का पेड़ शायद हिंदी में बोलते हैं। आई डोंट नो, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में डेट पाल्म बोला करते हैं जो मरुस्थलीय इलाकों में हुआ करते हैं। उसके बाद अब आपको यहां पे 2 टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्तपन और कुंजम्मा। क्या है, 2 टर्म दिखा है, पहला है चित्तपन और दूसरा है आपका कुंजम्मा, जिसमें से पूछा जाता है कि भाई ये चित्तपन जो है ये किसको कहा जाता है या कुंजम्मा किसको कहा जाता है। तो दोस्तों पहला चीज तो ये जानो कि ये दोनों ही जो शब्द हैं चित्तपन और कुंजम्मा, ये दोनों ही मलयालम भाषा के शब्द हैं। और मलयालम भाषा में चित्तपन को जो पिताजी के छोटे भाई हुआ करते हैं, यानी कि हमारे चाचा जी, हम यूपी में हम लोग चाचा जी बोलते हैं। अब आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हो आप उसको जान लीजिएगा कि आपके पिताजी के जो छोटे भाई होते हैं उनको मलयालम भाषा में चित्तपन बोलते हैं। और पिताजी के छोटे भाई की जो पत्नी होती है, कौन, पिताजी के छोटे भाई की जो पत्नी होती है उनको हम लोग मलयालम भाषा में कुंजम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंजम्मा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम लोग यूपी में चाची बोला करते हैं। फिर उसके आगे क्या कहता है, इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट्स लाइक ट्रीज लाइक कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया एंड बीटल नट एटसेट्रा। हमें केरला में क्या होता है, केरला में बहुत सारे फलों के पेड़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि नारियल का पेड़, केले का पेड़, जैक फ्रूट का पेड़, पपीते का पेड़ और बीटल नट के पेड़। तो इस तरीके तमाम सारे हमें पेड़ देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन जरूर इसको याद कर लीजिएगा कि भाई केरला में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो केरला में ज़्यादातर नारियल के पेड़ पाते हैं, बनाना के हैं, जैक फ्रूट के हैं, पपाया के हैं, बीटल नट के हैं। इन सब के जो आपके पेड़ हैं सर्वाधिक मात्रा में केरला में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों केरला जो है अपने मसालों के लिए भी बड़ा फेमस है। केरला में बहुत तरीके के विभिन्न प्रकार के मसाले वहाँ पे हुआ करते हैं, जैसे कि तेज पत्ता आप ले लो, कार्डमम यानी कि इलायची आप ले लो, ब्लैक पेपर, काली मिर्च हुआ करती है, केरला में ही हुआ करती है तमाम तरह के मसाला। इसके अलावा जो गरम मसाला जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके बारे में हम लोग, गरम मसाला बोलते हैं। इसकी भी बहुत सारी चीजें केरला में मिला करती है गरम मसाला में, जो हमें लगता है क्या क्या, स्मॉल एंड बिग कार्डमम, क्लोव, क्यूमिन सीड के, सिनामन, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर, यानी कि गरम मसाला में लगने वाला जो आपकी छोटी बड़ी इलायची है, स्मॉल बिग कार्डमम, क्लोव ले लो यानी कि लौंग ले लो, क्यूमिन सीड ले लो यानी कि जीरा ले लो, और आप सिनामन ले लो जिसको आप लोग दालचीनी बोला करते हो, और ब्लैक पेपर ले लो जिसको आप लोग क्या बोलते हो, काली मिर्च बोलते हो, और सूखी अदरक यानी ड्राई जिंजर यानी कि सूखी अदरक। ये गरम मसाले की जो सामग्री है ये भी आपके केरला में खूब मिला करती है। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक लेफ्टिनेंट कमांडर की कहानी बताई गई थी जिसका नाम है वाहिदा प्रिज्म, है ना। इनके बारे में दोस्तों पूछा भी गया है सीटेट में और एनसीईआरटी में दिया हुआ था। इस वजह से हमारी टीम ने इनके बारे में यहां पे इस प्रेजेंटेशन में, इस जो कंटेंट में शामिल किया गया है। हो सकता है आगे फिर से पूछा जाए क्योंकि सीटेट में रिपीटेशन होते रहते हैं। तो दोस्तों जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वाहिदा प्रिज्म, ये इंडियन नेवी में एक डॉक्टर हैं। और दोस्तों इनकी खास बात ये है, जो पूछे जाते हैं कि ये पहली ऐसी औरत थी, कौन थी, पहली ऐसी औरत थी जिसने क्या किया था, एक परेड को लीड किया था। किसको, एक पूरी परेड को लीड किया था। और जो वाहिदा प्रिज्म है, ठीक है ना, ये दोस्तों कहां के, थन्ना मंडी की है, थन्ना मंडी की रहने वाली। थन्ना मंडी कहां पे है, तो दोस्तों थन्ना मंडी आपके राजौरी जिले में पाए जाते हैं, राजौरी जिला में। और राजौरी जिला आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। और जो अभी तक जो टोटल जो इन्होंने परेड दिखाई थी, इनके परेड में टोटल जो कमांडेंट थे कितने थे, 36 लोग थे। वो 36 लोगों ने मिलकर के इस परेड को किया था। और ये पहली महिला है, फिर से बता रहा हूं, ये पहली महिला है जिन्होंने क्या किया था, एक परेड को लीड किया था, ठीक है ना। ये वाहिदा प्रिज्म, ये पहली महिला है जिन्होंने परेड को लीड किया था। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, इसलिए मैं 2 बार 3 बार आपसे मैं ये चीजें बोल रहा हूं। अब फिर यहां पे आ गया कुछ सिलेक्टेड ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स आप लोगों के लिए फिर से यहां पे हाजिर है कि भाई तिब्बत ऑल्सो कॉल्ड भूती, है ना, इज द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख, ठीक है ना, कि भाई तिब्बत
तिब्बत जो है, तिब्बत को हम लोग क्या भूती भी बोला करते हैं, ठीक है ना, और भूती भी बोला करते हैं, तो कि क्या है, लद्दाख की एक भाषा है। क्या है, लद्दाख की एक भाषा है। तिब्बतन को हम लोग भूती बोला करते हैं, ठीक है ना, जो लद्दाख की एक भाषा है। और दोस्तों मदर इन भूती लैंग्वेज अम्माले एंड फादर इज भूती लैंग्वेज अब्बाले। जो भूती भाषा है दोस्तों, इस भूती भाषा में हम लोग माँ को अम्माले बोलते हैं और पिताजी को क्या बोलते हैं, अब्बाले बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, पिताजी को अब्बाले बोला करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, ठीक है ना, जो मैप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्योंकि पहले ये जम्मू एंड कश्मीर जो था दोस्तों, ये पूरा एक था आपका, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी रिसेंटली इसको पार्टीशन करके इसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। जो येलो वाला आप हिस्सा देख रहे हो, इतना हिस्सा ये जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में है, और जो इतना ये स्काई कलर का जो आप देख रहे हो, ये स्काई कलर का, ये आपका लद्दाख टेरिटरी के हिस्से में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको मैप भी नया वाला आपको शो कर दिया। उसके बाद दोस्तों चींटियों की हम बात करें, कई बार हम लोगों ने चींटियों से संबंधित बहुत सारी बचपनों में कहानियां सुनी होगी कि भाई चींटियों जैसा रहो, चींटियां जितनी मेहनत करती उतनी हमें मेहनत करनी चाहिए एक विद्यार्थी को। लेकिन ये सब कहानियां आपके काम नहीं आएगी सीटेट पेपर में। आपके सीटेट पेपर के हिसाब से जो है वो हम आपको बताएंगे। आपने देखा होगा कि चींटियां जो है दोस्तों, ये एक लाइन में चला करती हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, कभी भी ओवरटेकिंग या ओवर क्राउडिंग नहीं करती हैं, हमेशा एक के पीछे एक चला करती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी दोस्तों कोई चींटी जो होती है वो चलती है तो वो अपने पीछे क्या होती है, एक गंध छोड़ के जाती है। क्या छोड़ के जाती है दोस्तों? एक गंध छोड़ते हुए जाया करती है, और जो बाकी की जो चींटियां होती है वो उसी गंध को पीछे पीछे उसको सूंघते हुए, उसका पीछा करते हुए चलती चली जाती हैं। मतलब कि एक ही चींटी होगी जो अपनी सबसे आगे जो चलेगी, वो गंध छोड़ते हुए जाएगी, फिर उसको फॉलो करते उसके पीछे दूसरी चींटी आएगी, फिर दूसरे चींटी की गंध फॉलो करते हुए उसके पीछे दूसरी चींटी आएगी। इस तरीके से सारी चींटियां क्या होती है, एक लाइन में चला करती है। और कभी भी आप इस चीज को आजमाओ कि जब भी चींटियां ऐसे लाइन में चल रही हो, आप क्या कर दो, उसको जो लाइन चल रहा है बीच में कहीं से आप इंटरप्ट कर दो, मतलब हाथ से पैर से क्या करो, जमीन पे क्या कर दो, ऐसे उसको रगड़ दो कस के, तो जो चींटियों की गंध होती है वो वहां से हट जाया करती है। तो आप देखोगे जैसे जिस जगह पे आपने वो किया है उस जगह चींटी आकर के क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती है, बिखरने लग जाती है, क्योंकि आपने वहां चींटियों की गंध को आपने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। इसलिए चींटियां क्या करती हैं कि पीछे इसीलिए चलती हैं क्योंकि चींटियां जब चलती है तो अपने पीछे गंध छोड़ करके चलती है, गंध छोड़ते हुए चलती, जिसको दूसरी चींटी फॉलो किया करती है, ठीक है ना। उसके अलावा एक जो सिल्क वॉर्म हुआ करता है, ये जो आप देख रहे हो सिल्क वॉर्म जो आप देख रहे हो, सिल्क वॉर्म क्या करता है, कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपनी ही मादा वॉर्म को, अपनी वादा फीमेल मतलब यानी कि फीमेल वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी खुशबू से क्या करता है, पहचान लिया करता है कि उसकी मादा है। और जो मॉस्किटोज हुआ करते हैं दोस्तों, जो मच्छर हुआ करते हैं, ठीक है ना, वो लोगों को कैसे ढूंढ लेते हैं। आप लोगों ने कई बार आश्चर्य सोचा होगा कि भाई मैं कमरे में हूं, कमरा बंद करके रखा हूं, कोई नहीं है, यहां साफ सफाई भी है, फिर भी मच्छर आ जा रहे हैं। तो दोस्तों जो मच्छर लोगों को ढूंढते हैं, उनके ढूंढने का तरीका जो होता है वो लोगों की स्मेल को पहचाना करते हैं, मतलब वो लोगों की खुशबू से उनके जो बॉडी ऑर्डर जो होता है, उनकी बॉडी की जो स्मेल होती है, उस स्मेल से मच्छर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होकर के चले आया करते हैं, वो सूंघ लिया करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है कि दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी। मतलब वो आदमी के जिस्म की खुशबू से तो आते ही हैं, उसके अलावा वो आदमी के जो सोल है, पैर का जो तलवा हिस्सा होता है, मतलब अगर जो आप पैर देखो, पैर के जो निचला हिस्सा होता है, तलवा हिस्सा होता है जो है, वो तलवे हिस्से की जो खुशबू होती है ना, उस तलवे हिस्से की खुशबू से भी पहचान करके सूंघ करके आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे आदमी है। और इसके अलावा उनकी बॉडी की जो हीट होती है आदमी की, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भाई ठंड वंड का मौसम है, गर्मी मौसम, आप खूब अच्छे से चद्दर ओढ़ लिया करते हैं, लेकिन वो चद्दर के ऊपर से ही भिनभिनाते रहते हैं, मंडराते रहते हैं आपके चारों तरफ। क्यों, कैसे होता है वहां पे? क्योंकि वो जो मच्छर होते हैं वो इंसान के बॉडी की जो गर्मी है, हीट है, उसको भी पहचान लिया करते हैं। मतलब मच्छर की तीन तरीके से क्या करते हैं, किसी आदमियों को पहचाना करते हैं। पहला तो उनकी बॉडी की स्मेल, दूसरा उनके पैर के तलवे की स्मेल से, और तीसरा उस आदमी की जो जिस्म की या बॉडी की जो टेम्परेचर है, हीट है, उससे पहचाना करते हैं ये लोग। उसके अलावा दोस्तों एक चीज और स्मेल से ही रिलेटेड जानवरों की, वो ये है
है कि डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द लैंड, कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक कुत्ता जो है वो एक निश्चित गली में रहा करता है, ठीक है ना, और उस गली में उस मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो जोर से भौंकता है, तो उसको पता कैसे चल जाता है कि भाई ये दूसरे मोहल्ले का कुत्ता है या दूसरी जगह कुत्ता है। तो जो कुत्ता जो होता है वो जिस भी एरिया में रहता है उस एरिया में क्या करता है, अपना मार्क लगा करके रखता है। जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र में क्या करेगा, अपना मार्क लगा करके रखेगा। और उसके अलावा क्या करेगा कि जब भी कोई कुत्ता तो अगर उनके एरिया में आया है, कोई दूसरा कुत्ता आया है, तो वो क्या करते हैं, उस कुत्ते की जो स्मेल है, किसकी, उसके यूरिन की, उसकी पेशाब की जो स्मेल हुआ करती है और उसकी पॉटी की जो स्मेल हुआ करती है, उसकी यूरिन और पॉटी की स्मेल से ये लोग क्या करते हैं, पहचान लिया करते हैं कि भाई ये जो कुत्ता आया है ये दूसरे मोहल्ले का, ये हमारे एरिया का नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज जरूरी है जानने लायक, कि इंपॉर्टेंट है भाई कुत्ते कैसे पता लगाते हैं। तो कुत्ते दूसरे कुत्तों के यूरिन और पॉटी से वो लोग जान जाते हैं, उनके मलमूत्र से जान जाया करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी चिड़िया ऐसी होती हैं, बहुत सारी चिड़िया जो होती हैं कि है ना, कि बर्ड हैव देयर आईज ऑन देयर आइदर साइड ऑफ द हेड, है ना, एंड देयर आईज कैन फोकस टू डिफरेंट थिंग एट अ टाइम। कभी कभी चिड़ियों की देखा होगा, बहुत सारी चिड़ियों की जो आंख होती है वो उनके सिर के साइड में हुआ करती है। जैसे आप देखो, सिर के सामने ना होकर के कहां पे है इसकी आंखें, तो इनकी आंख देखो, आपको दिख रहा होगा, इनकी जो आंखें है वो सिर के बगल में है। तो इस तरीके चिड़िया क्या होते हैं, सिर के दोनों तरफ बगल बगल में आंख हुआ करती है। तो जिन चिड़ियों के बगल बगल आंख हुआ करती है वो चिड़िया क्या करती है, खास बात उनकी ये होती है कि वो एक बार में दो अलग अलग वस्तुओं पे ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, एक बार में दो अलग अलग चीजों पे क्या कर सकती हैं, अपना फोकस कर सकती हैं। लेकिन एक जानने लायक चीज ये है कि अगर चिड़िया की दोनों आंख सीधे देख रही है, दोनों चिड़िया की दोनों आंख अगर सीधे देख रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो चिड़िया क्या कर रही है, दोनों ही आंखों से एक ही वस्तु पे क्या कर रही है, फोकस कर रही है पूरी तरीके से। और बहुत सारी चिड़िया ऐसी होती हैं कि जो उनकी आंखें जो होती है फिक्स्ड हो जाती है, मतलब कि जो चिड़ियों की जो ये आंख है, ये आंख कैसी होती है, एक ही जगह पे फिक्स्ड हुआ करती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपनी आंख को दाएं बाएं घुमा लेते हैं, तो ये चिड़िया अपनी आंखों को दाएं बाएं नहीं घुमा पाती हैं। तो इसलिए ये क्या करती हैं, ये चिड़िया दाएं बाएं देखने के लिए सीधे अपने गर्दन को ही घुमाया करती हैं, अपने पूरे सिर को ही क्या करती हैं, घुमाया करती हैं, और चारों तरफ घुमा करके अपने सिर को, वो अगल बगल की आसपास की चीजों को वो देख लिया करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं, जैसे कि आप काइट ले लो, ईगल ले लो, वल्चर ले लो, तो दे कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। बहुत सारी चिड़िया ऐसी हैं, जैसे काइट है, बाज है, चील है, गिद्ध है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब ऐसे पक्षी हैं जिनकी जो आई साइट है, जिनकी जो देखने की क्षमता है, ये हमारी देखने की क्षमता से 4 गुना ज्यादा हुआ करती है। मतलब ये चीज कि कोई भी वस्तु जो हम लोग 2 मीटर दूरी से देख सकते हैं, उस वस्तुओं को ये चिड़िया 8 मीटर दूरी से ही देख लेंगी, देख करके बता देंगी। मतलब इनकी आई साइट इतनी तेज होती है, कितनी तेज होगी, 4 गुना ज्यादा होती है। ये याद रखिएगा भाई कि काइट है, ईगल है, वल्चर है, ठीक है ना, इन तीनों की क्या होती है, जो आई साइट है, ये मनुष्य के आई साइट से 4 गुना ज्यादा हुआ करती है। या फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई वस्तु, कोई मनुष्य किसी वस्तु को 2 मीटर दूरी से देख रहा है, तो वहीं पे जो ईगल है, गिद्ध है, या जो बाज है, वो कितनी दूरी से देख लेगा। तो दोस्तों वो 4 से आप मल्टीप्लाई कर देना, उसको आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना ज्यादा होता है, तो 2 चौक 8, यानी 8 मीटर दूरी से ही वो देख लेगा। उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान स्टार बना लीजिएगा। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है इनमें से क्वेश्चन, और इसके पहले भी 2-3 बार पूछा गया है, और आगे भी पूछने के पूरे चांसेस हैं। क्या पता 31 जनवरी को ही ये पेपर में आपको छपा मिल जाए या टपक पड़े। तो मेरे रसगुल्लो, एक एक चीजों को ध्यानपूर्वक रखते जाइएगा, समझते जाइएगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, परेशान नहीं होइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को शेयर करो, आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, क्योंकि अगर इस वीडियो पर मुझे प्यार नहीं मिला तो ध्यान रखिए, अभी इसका एक पार्ट बचा हुआ है, मैं अगला पार्ट की वीडियो में डालूंगा ही नहीं। और अगर इस वीडियो में मुझे आप लोग का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा, भरपूर लाइक्स और कमेंट्स अगर आप लोग मुझे देंगे, तो जाहिर सी बात है इस वीडियो की दूसरी पार्ट भी तो पेपर के पहले पहले मिल जाएगी, और हर वो टॉपिक आपको छपा हुआ मिलेगा जो आपके पेपर में ही, वही क्वेश्चन ही हूबहू आपके देखने को मिल जाएगा। मजा आ जाएगा, आपको स्वाद आ जाएगा पेपर देख के, आप महसूस करोगे भाई आईक्यू मेंटर पे आपने कुछ पढ़ा है, तरुण सर से आपने कुछ पढ़ा है, बेहतरीन सी चीजें। तो क्या है देखिए जरा, एनिमल कैनॉट सी
as many color as we can. It believe that animal that are awake in the daytime can see some colors. मतलब ऐसे जानवर, जो जानवर होते हैं, मतलब कि समझिएगा, जो जानवर होते हैं दोस्तों, वो बहुत सारे रंगों को नहीं देख सकते हैं, मतलब कि वो कुछ ही रंगों को पहचान सकते हैं। और ऐसा हम लोगों का विश्वास है, या ऐसा हम लोगों का मानना है कि जो जानवर दिन के समय में जगते हैं, ठीक है ना, जो जानवर दिन के समय जगते हैं, उन लोगों को तो कुछ कलर फिर भी समझ में आ जाता है, मतलब वो लोग कुछ हल्का फुल्का कलर में अंतर कर लिया करते हैं। यही कारण है कि लाल रंग देख करके, कौन सा, लाल रंग को देख करके सांड क्या हो जाता है, भड़क जाता है भाई, दौड़ा लेता है। कसम से कभी भी सांड के सामने लाल कपड़े पहन के मत चले जाइयो, वरना वो बंदा आपको गिरा गिरा के मारेगा। सांड बहुत ज्यादा भड़क जाता है लाल कपड़े। इसका मतलब है कि भाई जो दिन में देखने वाले जानवर हैं, उनमें रंगों का विभेद उनको होता है, रंगों का ज्ञान उनके अंदर होता है, वो रंगों में जो विभेद है वो पहचान करना जानते हैं। जो दिन में जगने वाले जानवर है, ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, दिन में जगने वाले जानवर। लेकिन जो जानवर सिर्फ रात में जगते हैं, सिर्फ रात में जगते हैं, तो वो उनको कोई भी वस्तु जो दिखाई देती है, वो उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही दिखाई दिया करती है। कैसे दिखती है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही दिखा करती है। मतलब कि जैसे उल्लू जो है रात में देखता है, तो जो भी चीजें वो देखेगा उसको ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ही दिखा करती है। और यही ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एग्जाम क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर सीटेट के पेपर में पूछा गया था कि भाई जो जानवर रात में देखते हैं वो कैसे देखा करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सही ऑप्शन क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट था। बहुत से बच्चों ने गलत करके आया था, लेकिन इस बार गलत नहीं होगा क्योंकि आप IQ मेंटर में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई चिड़िया के छोटे 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 छेद होते हैं सुनने के लिए, वो उनके पंखों से ढके हुए रहते हैं, ये पहले आपको बता दिया है। ये जो दो पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये काम का है, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े अगर हम लोग, तो सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन सच एज डेंजर और हैप्पीनेस, लंगूर, टाइगर और लेपर्ड। मतलब कि कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं दोस्तों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की आवाजें निकाला करते हैं। जैसे आपका लंगूर ले लो, या टाइगर, आप चीता ले लो, या तेंदुआ ले लो, ये सब जीवों का क्या होता है दोस्तों, ये सब ये जो आप देख रहे हो, ये तेंदुआ है, लेपर्ड इसको बोलते हैं, ये टाइगर है, ये आपका लंगूर है। तो जब भी खुश होंगे तो खुश में अलग तरीके की आवाज निकालते, गुस्से में अलग तरीके की आवाज निकालेंगे, खतरे में अलग तरीके की आवाज ये लोग निकाला करते हैं। मतलब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके की ये लोग साउंड्स को निकाला करते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो, मजेदार बात तो ये है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू केम। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, है ना, जब भी कभी अर्थक्वेक, भूकंप आने वाला हो, या फिर तूफान आने वाला हो, या सुनामी आने वाली होती है, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदाएं आने वाली होती हैं, तो वो कुछ अजीब तरीके से, कुछ अलग तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करना शुरू कर दिया करते हैं। मतलब उनको पहले से अनुमान होने लग जाता है। एंड पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो डेंजर। और जब जो लोग जंगलों में रहते हैं, मतलब कि जो आदिवासी लोग होते हैं, या जो अब आम जनजातीय लोग हैं जो जंगलों में निवास करती हैं, तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के पास कोई मशीन नहीं होती, वो इन जानवरों की हर एक एक्टिविटी को बहुत कायदे से पहचाना करते हैं। और जब ये जानवर इस तरीके कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हैं, तो वो समझ जाया करते हैं कि कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है, और वो वहां से हट करके सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाया करते हैं। इसके लिए दोस्तों एक एनसीईआरटी में कहानी मुझे मिल गई थी, जो एग्जांपल देने के लिए बहुत ही बेस्ट था। तो मैंने उस कहानी का देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको इस कंटेंट में मैंने ऐड कर दिया कि भाई एक बार ये जो कहानी है दोस्तों, एक्चुअली कहानी नहीं, सच्ची घटना है। और ये घटना जो है दोस्तों, ये दिसंबर 2004 की घटना है कि कुछ ट्राइब्स थे, कुछ जनजातियां थे, जो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहा करते थे। कहाँ के जंगलों में? अंडमान आइसलैंड के जंगलों में रहा करते थे। तो अंडमान आइसलैंड के जंगलों में रहते थे, तो वहाँ के जो जानवर थे वो एक बार क्या हुआ, कुछ अजीब तरीके से वो बिहेव करने लग गए। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि भाई कुछ तो खतरा है यहाँ पे, और वो लोग तुरंत ही क्या हुए, जब वो अजीब तरीके से बिहेव करने तो समझ गए खतरा है, तो तुरंत वो लोग वहां से एक सुरक्षित जगह पे चले गए। उस आइलैंड के जो भी सबसे सुरक्षित जगह थी वहां पे ये लोग चले गए। और कुछ देर के बाद क्या हुआ, उस आइलैंड पे एक सुनामी टकराई, मतलब सुनामी लहरें आने लग गई। और लेकिन क्या हुआ, इतनी बड़ी भयानक सुनामी आई, और सुनामी आने के बाद भी वहां के जितने लोग थे सारे के सारे बच गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही जानवरों की हरकत को देख के समझ लिया था, अंदाजा लगा लिया था, और वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। अब दोस्तों क्या
होता है। सांप की बात करें दोस्तों, सांप दोस्तों ये ऐसा जीव है जो बहरा है, जो सुन नहीं सकता। ऐसे लोग कहते हैं ना कि भाई सांप सुन लेगा, सांप आहट पालेगा, है ना, तो ऐसा कोई बात मत करो, चुप रहो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सांप जो होता है दोस्तों, सांप एक बहरा हुआ करता है। वो क्या करता है, सिर्फ वो वाइब्रेशन को फील किया करता है, जो जमीन पे वाइब्रेशन हो रही होती है। सांप, जब आप सांप के पास जा रहे होते हो तो आपके पैर से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जो वाइब्रेशन, जो कंपन निकलता है, सांप उसी कंपन को महसूस करके वहां से हटता है। और सांप, सवाल ये उठता है कि सांप को कंपन महसूस कैसे होता है। तो दोस्तों सांप, आप देखते होगे सांप जो है वो बार बार जीभ निकालेगा, जीभ को ऊपर नीचे क्या करता है, करता है सांप जीभ को। तो दरअसल वो सांप जो जीभ को ऊपर नीचे कर रहा होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जानबूझ के जीभ को ऊपर नीचे कर रहा है। वो जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, कंपन क्या होता है दोस्तों, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे जल्दी जल्दी जब मोशन होता है उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। तो वही जब सांप जीभ निकालता है, सांप की जीभ तेजी से ऊपर नीचे होती, जैसा वाइब्रेशन होगा उतनी तेजी से उसकी जीभ ऊपर नीचे होती है। और सांप उसी वाइब्रेशन से भाप करके अपने आप को यह अंदाजा लगाता है कि भाई वो खतरे के स्थान पे है, और उसी वाइब्रेशन से ही वो अपने शिकार को भी ढूंढा करता है। लेकिन बस असल में सांप को सुनाई नहीं दिया करता है, ठीक है ना। अच्छा, बात करें अगर हम स्लोथ की, तो आप यहां पे एक छोटी सी तस्वीर आप देख रहे होगे स्लोथ की। ये दोस्तों दिखने में तो हमको एकदम बिल्कुल भालू के जैसा लगता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये भालू नहीं हुआ करता है, ठीक है ना, ये स्लोथ हुआ करता है। और ये दुनिया का बहुत ही आलसी जीव है, ठीक है ना। ये अपना पूरा समय जो है दोस्तों, 24 दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से लगभग 17 घंटे क्या करते हैं, वो सिर्फ सोता ही रहता है। वो क्या करता है, पेड़ की डाल पे रहेगा और खुद को लटका लेगा, और पेड़ की डाल पे खुद को लटका लेगा, लटका करके क्या करेगा, वहीं सोएगा और उसी पेड़ की ही पत्ती को क्या करेगा, खाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा जीव होता है, इसको बहुत ही हार्डली किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ा करती है दोस्तों। और ये पेड़ की पत्तियों को पर्याप्त मात्रा में जब वो खा लेता है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो सोना शुरू कर देता है। और जब पेड़ क्या होता है, पेड़ की पत्तियाँ खाते खाते उस पेड़ की पत्तियाँ जब खत्म होने के कगार पर आ जाती है, तो स्लोथ क्या करता है, उस पेड़ से नीचे हट करके दूसरे पेड़ पर, उसके अगल बगल जो पेड़ है उस पेड़ पर चला जाया करता है, ठीक है ना। और दोस्तों ये क्या करता है, ये लगभग 5 से 7 दिन, कितना, 5 से 7 दिन एक ही पेड़ पे रहेगा। और 5-7 दिन के बाद, यानी एक हफ्ते के बाद लगभग क्या करता है, हफ्ते में पूरा एक बार वो क्या करेगा, पेड़ से नीचे उतरता है, खुद को रिलीफ देने के लिए, खुद को, है ना, सुकून देने के लिए, आराम करने के लिए। क्या पेड़ पर लटके लटके जो दर्द होने लगता है इसका हाथ वगैरह, उससे आराम देने के लिए हफ्ते में एक बार सिर्फ ये पेड़ से नीचे उतरता है, नहीं तो पेड़ ही पे रहता है और पेड़ पे ही 17-17 घंटे वो क्या करता है, सोता रहता है। और ये इसकी जो औसतन आयु है जीवित रहने की, वो औसतन आयु कितनी है, वो 40 साल है। 40 साल है, मतलब ये 40 वर्षों तक क्या होता है, स्लोथ जिंदा रहता है। लेकिन ये इतना आलसी होता है कि अपने पूरे जीवन काल में पूरे जीवन काल में महज 8 से 9 पेड़ या 7 से 8 पेड़ ही क्या करता है, वो खा पाता है, 7 से 8 पेड़ ही बदल पाता है, नहीं तो वो 7 से 8 पेड़ में ही अपना पूरे 40 साल का जीवन बिता डालता है। ये स्लोथ की एक आमूमन जिंदगी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर सोने की हम बात कर रहे थे, तो सोने के बारे में थोड़ा सा और जान लो कि भाई जो छिपकली होती है, छिपकली जब जाती है सोने के लिए ना, तो वो लंबी सोती है, मतलब वो पूरा एक मौसम पूरा सो जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भाई जब ठंड का मौसम आता है थोड़ा, ठीक है ना, ठंड का या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम आता है, तो क्या ठंड का मौसम आता है तो छिपकली क्या करती है, अपने आप को एक कहीं छुपा जाती है, कहीं छिपकली हमको देखने को नहीं मिलती है, तो छिपकली अपने क्या करती है, सुरक्षित जगह पे जा करके पूरे महीना छिपकली क्या करती है, सोया करती है। और अगर गाय की बात करें, तो जो एक गाय होती है पूरे कुल 24 घंटे में जो है कुल 4 घंटे सोया करती है। और अगर अजगर की बात करें, पाइथन की बात करें, तो दोस्तों पाइथन जो है वो पूरे दिन में 18 घंटे सोया करता है। और अगर जिराफ की बात करें, तो जिराफ जो होता है दोस्तों पूरे दिन में केवल 2 घंटे सोता है। और एक बिल्ली जो होती है पूरे दिन यानी कि 24 घंटे में 12 घंटे तक सोया करती है, ठीक है ना। अब टाइगर के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें जानने लायक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछे भी गए हैं, पूछे जाएंगे। और क्या पता कि सीटेट के ये 31 जनवरी वाले सीटेट में ही आपको छपा हुआ मिल जाए, तो इसलिए इसको आप जरूर जान लीजिए। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर, मतलब ऐसी चीजें जो आप लोगों को टाइगर के बारे में जाननी ही चाहिए। पहला क्या है कि टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, मतलब जो टाइगर है वो रात के समय में हम लोगों से भी 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकता है, 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकता है। उसके अलावा क्या करता है, जो टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस
द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर। ठीक है ना, जो टाइगर्स की जो मूछें होती हैं, विस्कस मतलब क्या, मूछें, जो टाइगर्स की जो मूछें होती है दोस्तों, वो टाइगर्स की मूछें इतनी सेंसिटिव होती है कि वो हल्की से हल्की मूवमेंट को भी और हल्की से हल्की वाइब्रेशन को भी, एक हवा की भी वाइब्रेशन को भी क्या करती है, वो पहचान लिया करती है। वो इतनी सेंसिटिव उसकी क्या होती है, मूछें हुआ करती है। उसके अलावा क्या होता है, The tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between a rustling of leaf and the sound of an animal moving on the grass। और टाइगर के जो सुनने की जो क्षमता होती है, जो सेंस हियरिंग है, जो हियरिंग सेंस है, वो इतना शार्प होता है, इतना बेहतरीन होता है दोस्तों, कि वो क्या कर सकता है, वो पत्तियों के सरकने की आवाज़, हवा की वजह से पत्तियां सरकती हैं तो पत्तियों के सरकने की आवाज़, और किसी भी जीव के पत्तियों पर चलने की आवाज़, इन दोनों आवाज़ों का जो अंतर है, ये बड़ी ही आसानी से क्या करता है, चीता समझ सकता है। इसके सेंस ऑर्गन इतने बेहतरीन, इतने शार्प हुआ करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो टाइगर के जो कान हुआ करते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में आराम से घूम जाया करते हैं। तो अलग अलग दिशाओं में घूमने के कारण क्या करता है, टाइगर बहुत ही आसानी से क्या करता है, चारों दिशाओं की या चारों तरफ की क्या होती है, जो आवाज़ों का क्या करता है, सुन सकता है, समझ सकता है, कैच कर सकता है। और दोस्तों टाइगर मेड डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस व्हेन ही इज एंग्री, है ना, और व्हेन इट कॉल आउट अ टाइगरेस। जो टाइगर होता है वो क्या करता है, अलग अलग सिचुएशन पे क्या करता है, अलग अलग तरीके की आवाज निकालता है। जब वो गुस्सा होता है तो अलग तरीके की आवाज निकालेगा, और जब वो मादा चीता को यानी कि फीमेल टाइगर को या टाइगरेस को जब वो बुलाना होता है तो अलग तरीके की आवाज निकाला करता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जब भी जो टाइगर होता है वो दहाड़ता है या फिर ये गुस्से के वजह से गुर्राता है, जब चीता जब दहाड़ता है या जब गुर्राता है चीता, तो इतना भयंकर उसकी आवाज होती है कि वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक क्या होती है, सुनाई दिया करती है। कहां तक सुनाई देती है, 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देती है। अब दोस्तों यहां पे कुछ ऐसे जीवों को भी हमने शामिल किया है जो आपके सीटेड पूछे जाते हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं, जो लगभग विलुप्त होने के कगार पे आ चुके हैं, जिनकी प्रजातियां नष्ट होने के कगार पे आ चुकी है। तो दोस्तों द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर। जो टाइगर है दोस्तों ये बहुत ही अलर्ट एनिमल है, बहुत ही अलर्ट रहने वाला जीव हुआ करता है, लेकिन आज क्या है, टाइगर जो है खतरे में आ चुका है। इसके अलावा टाइगर के अलावा ही दोस्तों हाथी भी बहुत ज्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं उनके दांत के लिए। उनके जो दांत होते हैं लंबे से टस्क हुआ करते हैं, उसके लिए हाथियों की बहुत ज्यादा हत्या की जा रही है। उसके अलावा दोस्तों जो गैंडे की भी बहुत ज्यादा हत्या की जा रही है। गैंडा भी विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है। किसकी वजह से, उसके नाक पे जो क्या होता है, हॉर्न होता है, जो सींग होता है, उसके लिए। टाइगर तो पता ही चल गया। क्रोकोडाइल भी दोस्तों खतरे के कगार पे आ चुका है। क्यों, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, उसके जो स्किन के जो उसकी ऊपरी स्किन होती है वो इतनी टफ होती है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, इसका वध कर दिया करते हैं। उसके अलावा सांपों की प्रजातियां भी क्या हो गई, खतरे में आ गई, क्योंकि सांप को भी लोग मार दिया करते हैं उनके स्किन के लिए, उनकी चमड़ी के लिए। ठीक है ना। उसके अलावा मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। ठीक है ना। और जो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मस्क डियर को भी बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है। मस्क डियर को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उसके जो पेट में छोटा सा सेंट हुआ करता है। ठीक है ना। उस सेंट को पाने के लिए, उसके मस्क को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ही हत्या कर दिया करते हैं। मस्क डियर को हम लोग दोस्तों कस्तूरी हिरण भी बोला करते हैं। और उसके पेट में जो कस्तूरी होती है, जो इत्र होता है, जो महकता है, उस कस्तूरी को पाने के लिए हम लोग इसका वध कर दिया करते हैं। उसके अलावा दोस्तों सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो प्रजातियां इंडेंजर्ड हो रही थी, जो विलुप्त हो रही थी, ठीक है ना, इनको बचाने के लिए, इनकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ एरिया को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया और प्रोटेक्ट कर दिया। और प्रोटेक्ट करके वहां पे कह दिया गया कि भाई अब यहां पे कोई भी बंदा एनिमल का शिकार नहीं करेगा, ना ही जंगल को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएगा, और अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दंड होगा, बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। और इसी के लिए क्या लाया गया, आरटीएफ लाया गया, राइट टू फॉरेस्ट लाया गया। किसके लिए लाया गया, राइट टू फॉरेस्ट भी लाया गया था इसी के अंतर्गत। लेकिन ये राइट टू फॉरेस्ट उन लोगों के लिए था जो जंगलों में रहते हैं। लेकिन ये चीजें आपको आगे आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन इतनी चीजें भी जानो कि गवर्नमेंट ने क्या किया। सबसे पहले उत्तराखंड में जो आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रख दिया कि भाई अब
इसके अंदर क्या हो, कोई शिकार नहीं करने जाएगा। उसके अलावा घाना पक्षी अभ्यारण्य है जो आपके कहां पे है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कहां पे, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। वहां पे भी सरकार ने क्या किया, इतने एरिया को क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया था। ठीक है ना। इसके अलावा 2-3 और भी हैं, लेकिन वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वो उसका जिक्र नहीं है। अब यहां पे दोस्तों एक छोटी सी मुझको कहानी मिली थी जब मैं आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी कर रहा था। एनसीईआरटी में एक कहानी दी गई थी, स्टेट स्नेक चार्मर्स स्टोरी। दरअसल मैं इसमें जो पढ़ाने जा रहा हूं, जो समझाने जा रहा हूं, वो सांप के जहर से रिलेटेड समझाने जा रहा था, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको डाल दिया। एक सपेरे की कहानी बताई गई है यहां पे कि भाई जो सपेरे होते हैं, सपेरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कालबेलियास भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, कालबेलियास भी बोला करते हैं, मतलब जो सांपों को पकड़ा करते हैं। ठीक है ना, सांपों को पकड़ा करते हैं। अब सांप से ही संबंधित क्या हुआ दोस्तों, एक पूछा गया था सवाल कि भाई नाग गुम्फान क्या है। क्या पूछा गया था, नाग गुम्फान क्या है। तो दोस्तों ये जो सीटेट में पूछा जा चुका है, नाग गुम्फान के बारे में बता दूं तो जो नाग गुम्फान है ये एक तरीके क्या होती है, डिजाइन हुआ करती है। क्या होती है, एक तरीके की डिजाइन हुआ करती है जिसका इस्तेमाल रंगोली बनाते समय किया जाता है, या फिर क्या करते हैं जो कहीं कोई सजावट करनी हो, कालीन की सजावट करनी हो या कुछ विशेष प्रकार की सजावट करनी हो, तो सजावट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, नाग गुम्फान चित्रकला का या नाग गुम्फान डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में किया जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में किया जाता है और पूरा दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में इस नाग गुम्फन डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जो स्नेक चार्मर हुआ करते हैं, स्नेक के जो मतलब जो सपेरे हुआ करते हैं, वो क्या करते हैं, सांप के काटने का जो निशान होता है वो बड़ी ही आसानी से पहचान जाया करते हैं, क्योंकि जब सांप काटता है तो सांप का एक अलग ही प्रकार का क्या होता है, काटने का निशान बना होता है, और उस काटने के निशान को देख करके ही बता देते हैं वो सांप का काटा है या फिर किसी अन्य जीव का काटा हुआ है। और दोस्तों जो स्नेक चार्मर होते हैं, जो सपेरे हुआ करते हैं, वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट और मेक मेनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, वो बहुत तरीके की दवाइयां बनाया करते हैं, है ना, जो ऐसे पेड़ पौधों से दवाइयां बनाते हैं, ऐसे पेड़ पौधों से दवाइयां बनाते हैं जो जंगलों में मिला करते हैं। और ये दवाइयां जो होती हैं, ये सांप के जहर को नष्ट करने वाली दवाइयां हुआ करती हैं। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों सांप को हम लोग किसान का दोस्त भी कहा करते हैं, ध्यान रखिएगा, सांप को हम लोग किसान मित्र भी बोला करते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सांप होता है दोस्तों, ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा मददगार हुआ करता है। वो जो खेतों में जो चूहे होते हैं, ठीक है ना, वो चूहों का क्या करता है, खा जाया करता है। नहीं तो जो चूहे होंगे वो क्या करेंगे, वो पूरी फसल को ही खा डालेंगे, पूरी फसल को बर्बाद कर डालेंगे। इसलिए चूहों से बचाए रखता है फसल को। ये क्या करता है, जो सांप होता है ये चूहों को खा जाता है। इसीलिए सांप को किसान का मित्र भी कहते हैं, किसान का साथी भी कहते हैं, और किसान के लिए सांप बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल भी हुआ करते हैं। अब सांपों की बात चल रही है दोस्तों, तो हमारा जो पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में जो जितने भी तरीके के सांप पाए जाते हैं, उन सभी तरीकों में से केवल 4 टाइप के सांप ऐसे होते हैं, 4 टाइप के स्नेक्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले हुआ करते हैं। अदरवाइज की और अन्य सांपों में जहर नहीं पाया जाता है। वो कौन से हैं, पहले नंबर पर आता है क्या है, कोबरा सांप, जिसको हम लोग बोलते हैं नाग देवता बोला करते हैं। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस हुआ करता है, इनके अंदर जहर पाया जाता है। उसके अलावा कॉमन करैट के ऊपर भी पाया जाता है। करैट एक तरीके की सांप की प्रजाति होती है जो बहुत ही ज्यादा विषैला हुआ करता है। और रसल्स वाइपर की बात की जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुबैया बोला करते हैं। ठीक है ना, दुबैया बोला करते हैं, है ना, आम क्षेत्रों में, और इंग्लिश में रसल्स वाइपर बोलते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप हुआ करता है। और इसके अलावा 100 स्केल्ड वाइपर, ठीक है ना, जिसको हम लोग अफाई बोला करते हैं, ये 100 स्केल्ड वाइपर जो हुआ करते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, जहरीले हुआ करते हैं दोस्तों। ये सब नाग के कैटेगरी में आया करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे भारत में क्या है, ये केवल यही 4 तरीके के सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो सांप होते हैं, सांप के अगर मुंह को कभी आप ध्यान से देखो तो उसके मुंह में क्या होते हैं, 2 खोखले दांत हुआ करते हैं जो उनके फन में लगे हुए रहते हैं। कहां पे, सांप के फन में लगे हुए रहते हैं, 2 खोखले दांत हुआ करते हैं। और इन्हीं के सांप के इसी दांत में ही क्या होता है, जहर हुआ करता है। और सांप जैसे ही काटता है तो अपने दांतों को क्या करता है, वो इंसान के शरीर में क्या करता है, गड़ा दिया करता है।
तो उसके दांतों का जो जहर होता है दोस्तों वो इंसान की बॉडी में पहुंच जाया करता है। मतलब वो जैसे ही अपना फन मारता है किसी इंसान को तो वो दांत क्या हो जाता है, दांत से जो पॉइजन होता है वो इस इंसान के शरीर में चला जाता है। इसके अलावा द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और जो सांप से बचने की जो दवा होती है, सांप के जहर को जो कम करने की दवा होती है, वो किससे बनती है, वो भी सांप के जहर से ही बना करती है। और वो सांप के जहर जो होता है आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो आपका जो वो है WBC है या आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसके हिसाब से वो हार्मोन्स छोड़ने लगता है जो सांप के जहर को मारने का काम किया करता है। और जो स्नेक पॉइजन की जो दवा है, ठीक है ना, ये लगभग भारत के सभी सरकारी अस्पतालों में क्या है, उपलब्ध हुआ करती है। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मतलब स्वाद से लेकर पाचन तक की बात हम लोग अब करेंगे। मतलब कि स्वाद मतलब मुंह में खाने जाने से लेकर के पेट में खाने जाने तक की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही सिर्फ कवर करेंगे जो पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर मान लीजिएगा मार्क, क्योंकि ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारे पेट का टेम्परेचर कितना होता है। तो हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो कितना होता है, वो 30 डिग्री सेल्सियस का हुआ करता है। और दोस्तों हमारे पेट में जो जूस निकलता है, क्या हमारे पेट में जो जूस बनता है वो कैसा जूस होता है, वो नेचर में एसिडिक हुआ करता है। ठीक है, नेचर में कैसा होता है, एसिडिक नेचर का हुआ करता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और हमें जानने लायक चीजें हैं कि भाई जो मोस्ट राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ उत्पादित किया जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो चावल उगाया जाता है वो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में उगाया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे इतने चावल होते हैं, इतना मतलब धान होता है कि यहाँ से जो चावल है भारत के तमाम अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता है। लेकिन एक दुखद बात यह है दोस्तों कि यहां इतना बढ़िया चावल होने के बाद भी, है ना, यहां के लोग यानी कि कालाहांडी के लोग कैसे हैं, गरीब हैं। कालाहांडी के लोग कैसे हैं, गरीब हैं। उसके अलावा मसलिन क्लोथ आर यूज्ड टू स्ट्रेन समथिंग, जो मसलिन क्लोथ हुआ करते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को बांधने में किया करते हैं, खींचने में किया करते हैं। मसलिन जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मलमल। जो मलमल के कपड़े होते हैं, इसका इस्तेमाल किसी चीज को खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं या बांधने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एक आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम क्या है, अत्रेयापुरम। क्या नाम है, अत्रेयापुरम। पूछा गया था सीटेट में दोस्तों कि अत्रेयापुरम जो टाउन है ये कहां पे है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें फूड प्रिजर्वेशन की, यानी कि भोजन को जो हम लोग रखते हैं लंबे समय के लिए सुरक्षित तरीके से, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग अचार रखना होता है, मम्मी लोग जब अचार बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, जो भी कांच के बार में रख रहे हो, कांच की जार में रख रही हो या फिर बोतल में किसी रख रही हो, ठीक है ना, तो उसको रखने के पहले क्या करती हैं, उसको साफ तरीके से धुलती हैं। धुलने के बाद उसको उल्टा करके धूप में रखा करती हैं। क्या करती हैं, उल्टा करके धूप में रखा करती हैं ताकि सूरज की रोशनी से उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी नमी है, वो नमी क्या हो जाए, पूरी तरीके से बाहर चली जाए। और जब नमी पूरी तरीके से बाहर चली जाती है तब उसके अंदर क्या होता है, अचार को रखा जाता है। अदरवाइज क्या होगा, नमी होने से उस अचार में फंगस लग सकते हैं, भुकड़ियां लग सकती हैं दोस्तों। ठीक है। अब और तमाम चीजों मिल गई थी मुझे यहाँ, एनसीईआरटी मुझे ये भी मिल गया था कि कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो मैंने सोचा इसको भी उठा लिया जाए, क्यों ना, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी और सीटेट में जो आशक होगा आने का वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी दूध होता है, दूध को रखने का तरीका क्या होता है, तो दूध को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट इन अ बाउल एंड कीप इन अ बाउल, है ना, इन अ कंटेनर विद सम वाटर। ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करते हैं, बाउल में रखा करते हैं। दूध को हम लोग पहले क्या करते हैं, बाउल में रखते हैं और बाउल में रखने के बाद क्या करते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसको कंटेनर में हम लोग डाल दिया करते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग कुक्ड राइस की, यानी पके हुए चावल की बात करें, तो दोस्तों पके हुए जो चावल होते हैं उसको कंटिन्यू गर्म रखने के लिए, क्या, पके हुए चावल को लगातार गर्म रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्प कपड़े से उसको चारों तरफ से लपेट के रख दिया करते हैं। उसके अलावा धनिया की बात करें तो धनिया को ताज़ा रखने का तरीका ये होता है कि हम उसको उबाल दें। और दोस्तों अगर हम बात करें प्याज की और गार्लिक की, या ठीक है ना, यानी कि लहसुन की बात करें और प्याज की बात करें, तो लहसुन और प्याज को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते थे, उसको एक सूखे से स्थान पे ऐसे ही छोड़ रख दिया करते हैं, खुले में, मतलब खुले में रखेंगे प्लस सूखे स्थान पे क्या करते हैं, ऐसे रख दिया करते हैं।
अब दोस्तों एक पिचर प्लांट जो है, इसको सीटेट वालों को पिचर प्लांट से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो पिचर प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा दोस्तों आइए जान लेते हैं। दोस्तों ये ऐसा पेड़ है जो क्या करता है, शिकार किया करता है। ये ऐसा पेड़ क्या करता है, शिकार किया करता है। कि देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, ठीक है ना, इंसेक्ट और इवन माइस। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो क्या करते हैं, मेढक को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और कभी कभी चूहे को भी खा लिया करते हैं। इनमें से जो पिचर प्लांट हुआ करता है, पिचर प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफेंथीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफेंथीज बोला करते हैं। ये उन्हीं में से ही एक पेड़ हुआ करता है। ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो, ये जो पेड़ देख रहे हो, ये पिचर प्लांट का ही तस्वीर है, ठीक है ना। जो क्या है, ये अंदर से खोखला है, ऊपर से क्या है, पत्ती लगी हुई है। और जो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, नेफेंथीस है। और नेफेंथीस दोस्तों ये ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके अलावा आपके इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके जो आकार होता है, ये देखो, ये पिचर के जैसे क्या है आकार, इसका आकार कैसा है, पिचर के जैसे है। और इसका जो माउथ होता है, इसका जो मुंह होता है, किससे ढका होता है, पत्ती से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। और द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। और इस पेड़ पौधों में क्या होता है, एक बहुत ही बेहतरीन सी स्मेल हुआ करती है, खुशबू हुआ करती है। इसके कारण क्या होते हैं, पूरे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित हो जाया करते हैं। एंड व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, और जैसे ही क्या होता है, वो कीड़ा है ना इस पिचर प्लांट के मुंह पे आके बैठता है, जैसे ही वो बैठता है, ठीक है ना, इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। तो वो क्या हो जाता है, वो पकड़ा जाता है, वो जाल में बंद हो जाता है, फिर वो कीड़ा वहां से बाहर नहीं निकल पाया करता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक थोड़ा सा चीज़ और मुझे मिला था, जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने ये देखो, यहाँ पे सैंडल का चिन्ह बना होगा। तो दोस्तों ये वाला भाग जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये चिपकाने वाला होता है। इसको उठाते हो आप, ऐसे मोड़ करके इसमें चिपका दिया करते हो, ठीक है ना। या फिर देखो, ये पहले से चिपका हुआ है, इसे खोलने के लिए खोला करते हो। जब आप खोलते हो तो उसमें क्या होती है, आवाज़ आती है। तो आपने ध्यान दिया होगा, जो छोटे छोटे नन्हे कटिया के जैसे हुआ करते हैं। तो क्या होता है, एक दिन जॉर्ज मिंस्ट्रल थे, जो क्या हुए, अपने कुत्ते के साथ वॉक से वापस आ रहे थे। तो ही अमेज्ड टू फाइंड सीड स्टकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ। उन्होंने देखा कि एक बीज है जो उनके कपड़ों के चारों ओर चिपक गया है, और उसके कुत्ते के जो बाल हैं उसमें भी बहुत सारे चिपके हुए। तो उन्हें जान के बहुत आश्चर्य लगा कि भाई ये कैसे चिपक गए। तो इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप पे जाकर के बहुत तरीके से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनको ये पता चला कि भाई जो सीड है, ये जो बीज है, इनके अंदर छोटे छोटे हुक के जैसे क्या है, लगे हुए हैं, ठीक है ना, कपड़े लगे हुए। हुक के क्या है, छोटे छोटे कपड़े लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी जगह पे क्या हो जाता है, चिपक जाया करते हैं या लटक जाया करते हैं। और यहीं से क्या हुआ कि मास्ट्रल को आइडिया आया, ठीक है ना, मास्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। और यहीं से क्या हुआ, मास्ट्रल को आइडिया आया क्या बनाने का, वेलक्रो को बनाने का। और वेलक्रो जो था, वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ, शूज, बैग, बेल्ट एंड मैनी मोर। और जो वेलक्रो था, उसने क्या किया था, अपने साथ बहुत सारी चीज़ों क्या कर रखा था, बांध रखा था, चिपका रखा था, ठीक है ना। उसमें क्या थे, जूते थे, कपड़े थे, बैग थे, बेल्ट थे और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही नॉर्मल तुमको दे दिया है, ठीक है ना। बस मुझे ये समझाना था कि ये जो वॉन्डरिंग प्लांट हुआ करते हैं, ये वॉन्डरिंग प्लांट क्या होते हैं, इनके ये बॉडी होगी, मान लो कि वॉन्डरिंग प्लांट का ये कोई बीज है, तो इसके बीज पे क्या होगा, ऐसे कटियादार क्या होगा, कटिया के जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, उसमें जुड़ी हुई रहेगी, ठीक है ना। और यही कटिया क्या होगी, आपके कपड़े में जाके फंस जाती है और आपके साथ साथ आगे तक चलती चली जाती है, ठीक है ना। जो बीज होते हैं दोस्तों, सीड्स को हम लोग बहुत ही ग्रेट ट्रैवलर भी बोला करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो दूर दूर तक क्या करते हैं, दूर बहुत लंबे हुआ करते हैं, बहुत चौड़े भी हुआ करते हैं, ठीक है ना। बहुत दूर दूर तक लंबाई चौड़ाई तक वो लोग जाया करते हैं। एंड द सीड हैज मेनी टीनी हुक्स विच गेट स्टक टू क्लोथ टू फर, दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर, ठीक है ना। और ऐसे बीज जिनमें क्या हो, हुक बने होते हैं, कटिया बने होते हैं, ठीक है ना, जो इसमें कटिया बने होते हैं, या फिर ऐसे जीव जो क्या कर रहे हो, कटिया तो बने हो, उसके अलावा वो पानी में बहुत ही ईजिली तैर सकते हैं, पानी में क्या कर सकते हैं, ईजिली तैर सकते हैं, ठीक है ना। व्हेन द सोयाबीन पॉट्स इज राइप, जब भी सोयाबीन की जो वो है पॉट्स हैं, जो फलियां हैं, जब वो पक जाती हैं, तो पक होने के बाद क्या होती है, वो फट जाती है। और फटती है तो उसके अंदर का जो बीज होता है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलता है, बाहर जैसे ही निकलता है, बाहर निकल करके वो क्या करता है दोस्तों, है ना, वो अपना अलग गिर जाता है, बाद में उसको उठा लिया जाता है। इसके मतलब कि केवल आपका सोयाबीन का ही
वो नहीं, इसके अलावा जो आप देखते हो हरी मिर्ची देखते हो, टमाटर देखते हो, आलू देखते हो, लेडीज फिंगर यानी भिंडी आप देखते हो, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ से लाते थे, इंडिया से लाया करते थे, ठीक है ना। वर ब्रॉट टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, इंडिया से लाए थे। और जो इंडिया वाले थे दोस्तों, इंडिया वालों को ये कला किसने दी, तो ये कला दी थी दोस्तों साउथ अमेरिका के लोगों ने, जब वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। फिर समझिएगा ध्यान से, तो बीज जो होता है उसको हम लोग बहुत बड़ा ट्रैवलर बोला करते हैं, बहुत ही लंबाई चौड़ाई तक जाया करता है। और बीजों में जो छोटे छोटे हुक बने होते हैं वो क्या करते हैं, वो फंस जाया करते हैं कपड़ों के साथ और दूर दूर तक जाया करते हैं। और दोस्तों जो सोयाबीन का जो कली होता है जब वो फट जाता है तो फटने के बाद क्या होता है, उसके बीज बिखर जाया करते हैं चारों तरफ, ठीक है ना। और बात करेगा ग्रीन चिली की, है ना, अगर हरी मिर्च की बात करूं तो हरी मिर्च की, टमाटर की, आलू की बात करूं तो ये क्या होते हैं दोस्तों, इन लोगों ने भारत वालों से सीखा था। और भारत वालों को किसने सिखाया था दोस्तों, तो साउथ अमेरिका के लोगों ने सिखाया था। तब सिखाया था जब वो लोग यहाँ व्यापार करने आए थे, ठीक है ना। और इस साउथ, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हमने साउथ अमेरिका क्या सीखा है, तो साउथ अमेरिका से दोस्तों हमने क्या सीखा है, मिर्चियाँ उगाना, टमाटर उगाना, आलू उगाना। और दोस्तों यूरोप वालों से हम लोगों ने क्या सीखा, तो जब यूरोप वालों से हम लोगों ने सीखा था कैबेज एंड पी वर ब्रॉट, कि वो लोग कैसे पत्ता गोभी और कैसे मटर को वो लोग उगाया करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में दोस्तों क्या है, अफ्रीका कॉफ़ी, बीन्स एंड ग्रीन, भिंडी के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। जो अफ्रीका है वहाँ से हमने क्या लिया है, कॉफ़ी की जो बीजें हैं और जो हरी भिंडियाँ हैं, भिंडियों की बीजों को हम लोग लिया करते हैं। भिंडियों में भी ये चीज़ होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर की वो क्या होती है, फट जाया करती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर एक बूंद गिनी जाती है। मतलब कि इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग एक जगह के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं गांधीसर। क्या बोलते हैं, गांधीसर एक जगह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिनमें से जो SAR जो सर है, इसका मतलब क्या होता है, लेक यानी कि नहर। क्या होता है, नहर हुआ करता है। और क्या होता है, देयर वाज अ स्कूल ऑन द घाट, और ये जो गांधीसर था यहाँ पे एक स्कूल था, यहाँ के जो घाट थे, घाट के किनारे पे, ठीक है ना। और ये जो कहानी थी दोस्तों, ये कहानी एक जैसलमेर की थी। इसमें बताया गया था कि भाई देयर वर 9 लाख लेक्स एंड दे कैन बी फील्ड विद अ सिंगल लेक। वो बताया करते थे कि भाई यहाँ पे क्या थी, पहले 9 नहरें थी। कितनी नहरें थी, गांधीसर में 9 नहरें थी। और वो सभी 9 नहरों में क्या होता था, एक ही नहर से पानी आया करता था, ठीक है ना। और जो जैसलमेर था दोस्तों, जैसलमेर में बहुत ही हल्की सी बारिश हुआ करती थी, बहुत ही हल्की सी बारिश हुआ करती थी। मतलब कि साल में कभी कभी एक बार बारिश हो गई और कभी कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ करती थी जैसलमेर में। तो एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेट इट वेन एवर द लेक गेट फील्ड अप विथ वाटर। इन उत्तराखंड न्यू ब्राइड गोज टू गो टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब भी क्या होता है कि बारिश होती है या पानी जब फिर से भर जाता है नहरों में, तो वो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट किया करते हैं, तो वो आनंद उठाया करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, अब ये तक अभी हमें जानने के लायक नहीं था, ठीक है ना। ये लाइन हमें जानने लायक नहीं थी। हमें जानने लायक जरूरत जो थी दोस्तों वो क्या थी, वो आपके लिए ये 3 पॉइंट जानने लायक थी। लेकिन अब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिएगा, ठीक है ना। द रीजन वाई वेल हैव ड्राइड अप, वो कारण दिया गया है कि कुआं किस वजह से यहाँ पे सूख रहा है। तो दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन में करवाया हुआ है। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट कह रहा हूँ बार बार, आप लोग जरूर जाकर के चेक कीजिएगा। सीटेड प्रैक्टिस सेशन लिखा होगा, उसको ओपन कीजिएगा और पढ़ जाइएगा कायदे से। उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होते हैं, पहला तो रीजन ये था कि वाटर इज बीन पम्प्ड अप फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्योंकि अब जो पानी है, पानी निकालने का काम किससे किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर से किया जा रहा है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, तेजी से पानी निकालती है। और द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। और वो नहरें जिनमें क्या किया जाता था, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, अब वो नहरें भी नहीं रही गई हैं। एंड द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड जंक्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। और इसके अलावा क्या होते थे कि जो मिट्टी है दोस्तों, वो मिट्टी क्या है, आज के ज़माने में जो जिसमें चारों तरफ पेड़ हुआ करते थे, आज वो क्या हो गए हैं, वो क्या हो गए, पार्क्स में बदल गए हैं। और पार्क में बदलने के कारण क्या होते हैं, वो सीमेंट से वहाँ की ज़मीन क्या कर दी गई है, पूरी तरीके से प्लास्टर कर दी गई है, ढक दी गई है। इस वजह से क्या हो रहा है, अब ये चीज़ें नहीं हो पाती है, ठीक है। यही कुछ कारण थे प्रमुख जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो ग्राउंड के वाटर थे, यानी कि जो वेल के वाटर थे, कुएं के वाटर थे, वो क्या हो गए थे, सूख गए थे।
ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड क्या थी, एक कहानी एनसीईआरटी मुझे देखने को मिली जो कि बहुत शानदार लगी, और मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को क्या करूं, मैं डाल दूं इस कंटेंट में। तो इन 1986, एक 1986 की बात है, देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड सराउंडिंग एरिया, पीपल रिमेंबर्ड एट द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेपवेल, है ना, बावली, ठीक है ना। तो 1986 की बात थी। उस बार क्या हुआ कि जो जोधपुर में किसी भी तरीके की कोई बारिश नहीं हुई, ना तो उसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं बारिश हुई थी, ठीक है ना। तो लोगों ने एक चीज़ माना, ये चीज़ कि पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेपवेल। तो लोगों को ये एहसास हुआ कि जिन पुराने और बूढ़े स्टेपवेल को हम सब भुला चुके हैं, आज उनकी ज़रूरत है। दे क्लीन्ड द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट फ्रॉम ऑफ इट। उन लोगों ने क्या किया, कुएं को एकदम पूरी तरीके से साफ कर दिया। पूरे को जब साफ किया कुएं को, तो लगभग 200 ट्रक कचड़े उसमें से निकलने को देख मिला हमें। क्या किया, 200 कचड़े क्या हो गए, उसमें से निकलने को हमें दिखा, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि पीपल ऑफ एरिया कलेक्टेड मनी, वहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, एंड द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल। और वहाँ से क्या हुए, जो वो गांव था जो प्यास से मर रहा था, वहाँ पे क्या किया गया, स्टेप वेल बना दिया गया है। आफ्टर अ फ्यू ईयर, कुछ सालों के बाद, इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल एज वॉज फॉरगेटन, ठीक है ना। और कुछ सालों के बाद, क्या, कुछ सालों के बाद, आफ्टर अ फ्यू ईयर इट रेन्ड वेल, है ना, और कुछ सालों के बाद फिर से वहाँ पे बारिश हुई। मतलब देखो, सूखा पड़ा था, तब लोगों को भूला हुआ वो स्टेपवेल तरीका याद आया। लेकिन अब क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर बारिश अच्छी होने लगी, और जैसे अच्छी होने लगी बारिश, तो लोग फिर से क्या किए, स्टेपवेल को भूलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही हुआ करता है। अब देखो बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, थ्रू द आइज ऑफ अल्बरूनी। अल्बरूनी की आंखों का यहाँ पे हाल बताया गया है कि भाई जो मोर देन 1000 ईयर एगो अ ट्रैवलर कम टू इंडिया, आज से लगभग हजारों साल से भी ज़्यादा हो रहा है कि एक यात्री था जो हमारे दरबार में आया था, ठीक है ना, जिसने अपना नाम क्या था, अल्बरूनी बताया था। क्या था, अल्बरूनी बताया था उसने अपना नाम। एंड द पीस दैट ही कम फ्रॉम हिज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। और उसने बताया अल्बरूनी ने कि भाई वो कहाँ से आया, तो अल्बरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। इन सभी पॉइंट्स को जो है दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक रखिएगा कि भाई जो आज से लगभग हजारों साल पहले ये अल्बरूनी था, भारत आया हुआ था, ठीक है ना। और भारत आने के बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे बताता है कि भाई वो कहाँ से आया है, उज्बेकिस्तान से आया है। तो अल्बरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटिस डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो अल्बरूनी थे, अल्बरूनी को उन्होंने बहुत कायदे से ऑब्जर्व किया महाराज ने। ऑब्जर्व करने के बाद फिर उन्होंने क्या बताया, इसके बारे में पूरी डिटेल उनको समझाई। ही रॉट स्पेशली अबाउट मोस्ट थिंग दैट he wrote especially about those things that are found very different from his own country, and here is a part of what he wrote about the pond of that time, ठीक है ना। कहता है कि तुमने क्या किया, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। तुम्हें क्या होता, तुम किसी दूसरे देशों के बारे में तो नहीं लिखते हो, लेकिन ये देखो मेरे देश का यह नागरिक था जिसने क्या किया, तुम्हारे देश का जिक्र भी किया है। और उस लेखक का नाम क्या था, तो उस लेखक का नाम दोस्तों अल्बरूनी था। क्या था, अल्बरूनी था। और पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स, ठीक है ना। और यहाँ के जो लोग थे दोस्तों, यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए थे, बहुत ही ज़बरदस्त उनके अंदर टैलेंट था, ठीक है ना। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी हिम। और जो हमारे कंट्री मैन थे वो क्या किए, इनको देख करके बहुत ज़्यादा क्या हो गया, सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाया करते हैं। क्यों, क्योंकि देयर आर 2 rows ऑफ लॉन्ग स्टेयर केस गोइंग अप डाउन एंड डाउन, है ना। द स्टेप आर गोइंग फॉर कमिंग डाउन सेपरेट, सो दे आर लेस क्राउडली। अब क्या हुआ था यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ था कि अच्छा ये हुआ था दोस्तों कि भाई यहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं होती थी। क्योंकि अगर ये मान लो ये कुआं है, वो तालाब है जहाँ पानी अब भरने जा रहा है, चारों तो पत्थर से ये इसको ढक दिया गया है, ठीक है ना। तो एक रास्ता खोला जाता था किसके लिए, वहाँ पे जाने वालों के लिए, और एक रास्ता खोला जाता था वहाँ से बाहर निकलने के लिए। अभी ऐसा नहीं होता था कि एक रास्ते से जा रहे हो, दूसरे रास्ते से आ रहे हो, उसी रास्ते से ही आ भी जाए हो, जा भी रहे हो, तो ऐसे ओवर क्राउडिंग हो जाती है। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया है ना, दोनों के रास्तों को अलग अलग कर दिया गया। चलिए अगला टॉपिक जो हमने उठाया है इसमें वो क्या है, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, यानी कि पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना, ठीक है ना।
तो हमने एक्सपेरिमेंट में ये जाना था कि जितने भी ओशियन है और समुद्र है, इन सब का पानी कैसा है, सॉल्टी है, नमकीन है, खारा है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा खारा पानी कहाँ का है, सबसे ज़्यादा खारा पानी जो है दोस्तों वो डेड सी का है, मृत सागर में पाया जाता है। जो सॉल्टीएस्ट वाटर कहाँ पाया जाता है, डेड सी में पाया जाता है। और लगभग अगर हम लोग जो समुद्र है, समुद्र से अगर हम लोग 1 लीटर पानी निकालें और उस पानी को फिर उबालना शुरू करें तो पानी जब वो भाप बन के निकल जाएगा सारा, तो उसमें लगभग क्या होगा, 1 लीटर में 300 ग्राम तक क्या होगा, नमक निकला करता है, ठीक है ना। 300 ग्राम तक, कितना, 1 लीटर में कितना नमक निकलेगा, 300 ग्राम तक निकलता है। एंड नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी, है ना, बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट। और कोई भी डेड सी में डूबता नहीं है क्योंकि वहां पे नमक बहुत ज़्यादा होता है। और नमक ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वहां की वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी जो है वो डूबता नहीं है, ठीक है ना। एंड द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि केवल वो जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, वो जो व्यक्ति होगा वो उस पानी में खाली तैरता रहेगा, बाकी डूबेगा कभी नहीं। फिर बात करें दांडी मार्च की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हो महात्मा गांधी की, ये देखो दांडी मार्च के समय की है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछा जाएगा। दांडी मार्च के बारे में बताया अगर तुम्हें, तो ये जो इंसिडेंट था ये कब हुआ था, तो ये इंसिडेंट दोस्तों आपका हुआ था 1930 में, ठीक है ना, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब भारत की आज़ादी के कई साल पहले हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, द ब्रिटिश हैड मेक अ लॉ डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ एज दे also put a heavy tax on salt। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कानून बनाया, मना कर दिया, कहा कि कोई भी भारतीय आदमी नमक नहीं बनाएगा, यहाँ तक कि अपने घर की ज़रूरतों के लिए भी नमक नहीं बनाएगा। और इस नियम के आते ही बाई दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम, हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट। कहता है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, महात्मा गांधी क्या कहते थे कि भाई कोई भी चीज़ होगी तुम्हें अगर वो नहीं मिलेगी, महात्मा गांधी कहते थे तुम्हें अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो तुम रह लोगे, लेकिन तुम्हें नमक नहीं मिलेगा तो तुम बिना नमक के नहीं रह पाओगे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये लॉ हम नहीं आने देंगे, ठीक है ना, हम इस लॉ को हटाएंगे और नमक को फ्री में हम लोग प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, फ्री में प्राप्त करेंगे। तो गांधी जी ने ये चीज़ कहा था। तो गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल वेंट टू द यात्रा, यानी कि लॉन्ग वॉक यात्रा फ्रॉम गांधी अहमदाबाद टू दांडी सीशोर इन गुजरात, ठीक है ना। और गांधी जी ने फिर क्या किया, उस ऐतिहासिक यात्रा को उन्होंने प्रारंभ किया। बहुत ही लंबी यात्रा थी, इनके साथ कुछ लोग भी इनको मानने वाले गए, ठीक है ना। और ये कहाँ तक पहुँच गए, ये पहुँच गए दांडी तक। कहाँ तक पहुँचे, दांडी तक पहुँच गए। कहाँ से पहुँचे थे, अहमदाबाद से पहुँचे थे। इनको पहुँचने में कितना समय लगा था, 24 दिन का वक्त लगा था। बात सुनने आई कि नहीं, इनको कितना समय लगा था, 24 दिन का कुल वक्त लगता था, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्या है, भारत का एक पॉलिटिकल मैप दर्शा दिया गया है, जहाँ पे आपको ये देखिए ये क्या है, अहमदाबाद है और ये क्या रहा, दांडी है। तो यहाँ से अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा क्या ही महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा क्या थी, महात्मा गांधी ने की थी, पैदल की थी, ठीक है। तो दोस्तों अब इस पार्ट में बस इतना ही। अब पढ़ाऊंगा मैं आपको बाकी के अगले पार्ट में, यानी कि दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट में दोस्तों हम आपका जो ईवीएस का जो निचोड़, जो ईवीएस का बाप वीडियो लेके चल रहे हैं, ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और अब आपने पढ़ ही लिया होगा 2 घंटे, तो आपने लेवल देख ही लिया होगा कि क्या तगड़ा लेवल है, क्या समझाने का तरीका है और एग्जाम में कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन फंसेंगे, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में कैसे लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे ही वीडियोस के PDF लिंक्स और वैकेंसीज की डिटेल्स, एग्जामिनेशन की डिटेल्स, एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल्स, बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहां मुहैया कराते हैं। और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम वहां पे अवेलेबल कराते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे इंस्टाग्राम पे जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर और दोस्तों वहां भी फॉलो कीजिए। वहां हमारे पोस्ट के माध्यम से आपको रोजीना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।